Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 14 of class 11 geography, and the chapter's name is biodiversity and conservation. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, and you can also check the description box where you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's chapter, biodiversity and conservation. So जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड या वाटर यही सारी चीजें हैं. इसके अलावा जियोग्राफी में जब हम पढ़ते हैं हम बायोस्फीयर भी पढ़ते हैं. जैसे हम अर्थ पे जब अलग अलग स्फीयर्स पढ़ते हैं, हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम बायोस्फीयर की भी बात करते हैं. तो हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों ही चीजों के बारे में अभी तक बात कर चुके हैं. हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस देखे, हमने लैंड किस तरीके से बनती है वो देखा, हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस देखी, एटमॉस्फेयर में किस किस तरीके के फिनोमेना होते हैं वो देखा. फिर हमने वाटर के बारे में जाना, ओशन में किस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मूवमेंट होती है, वाटर किस तरीके से सर्कुलेट करता है एटमॉस्फेयर में और लैंड के बीच में, ये सारी चीजें हमने देखी. अब नेक्स्ट जो स्फीयर है बेसिकली बायोस्फीयर या जो लाइफ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज्योग्राफी का और इस अर्थ का, तो उसको भी हमें पढ़ना है. तो इस चैप्टर में आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी और उसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स. अब पिछले चैप्टर में जब हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़े थे तब हमने क्या देखा था कि वेदरिंग कैसे होती है. पहले हमने वेदरिंग का फिनोमेना देखा था कि वेदरिंग किसे कहते हैं, कि जो रॉक्स वगैरह हैं जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो उस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक को हम वेदरिंग कहते हैं. अब वेदरिंग हर जगह सेम नहीं होती है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग तरीके की वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग तरीके की वेदरिंग होती है जो कि क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो आपको चैप्टर 5 की रेफरेंस दी हुई है कि आप एक बार चैप्टर 5 में जाके देख सकते हो ताकि आपको चीजें याद आ जाएं कि वेदरिंग क्या थी. You should know that this weathering mantle is the basis for the diversity of vegetation and hence the biodiversity. अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो weathering mantle है ये एक तरीके से बेस है डाइवर्सिटी का. मतलब कि जिस तरीके की वेदरिंग मेंटल होगी, वेदरिंग मेंटल का मतलब क्या है, वो पूरा लेयर जिसमें वेदर्ड मेंटल है, सॉरी वेदर्ड मटेरियल है. तो वेदर्ड मटेरियल का जो पूरा लेयर होता है अर्थ के अंदर, जैसे सॉइल है, फिर उसके नीचे और भी बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, ठीक है. तो जो धरती के अंदर पूरा वेदर्ड मटेरियल का लेयर है उसको हम वेदरिंग मेंटल कहते हैं, राइट. तो ये जो वेदरिंग मेंटल है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है या डिसाइड करती है कि किस तरीके का प्लांट या वेजिटेशन होने वाली है. और जिस तरीके के प्लांट या वेजिटेशन होगी उसी तरीके के एनिमल्स भी होंगे. जैसे कहीं पे अगर घास फूस है तो वहां पे घास को खाने वाले आपको एनिमल्स देखने मिलेंगे. कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो वहां पे आपको उस तरीके के एनिमल्स देखने मिलेंगे जो पेड़ों पे चढ़ जाएं, या जो जैसे बर्ड्स वगैरह हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगी. कहीं पे घनी घनी घासें हैं तो वहां पे आपको रेप्टाइल्स या ऐसे जानवर देखने मिलेंगे जो वहां पे रह सकें. बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो सॉइल पे डिपेंड करते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि कोई एरिया है जहां की सॉइल बहुत ज्यादा एरिड है, ड्राई है, जैसे डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है. अब वहां पे क्या होगा, वहां पे जो पेड़ पौधे होंगे वो कैसे होंगे, वो ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो कि कम वाटर में भी जी सकते हैं. वहां पे थॉर्नी बुशेस होंगी ताकि पानी कंजर्व रहे. वहां के जो लीव्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक रहेंगी, वैक्स उनके ऊपर रहेगा, वैक्सी प्लांट रहेंगे. जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा या कैक्टस वगैरह देखा होगा, कैक्टस बहुत थॉर्नी रहता है. या फिर दूसरे जो पेड़ रहते हैं डेजर्ट के, जैसे अकेशिया है या कीकर है, उनके पत्ते बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा वैक्सी मटेरियल रहता है. तो ये बेसिकली क्या है, जो जिस तरीके का क्लाइमेट है, जिस तरीके की सॉइल है, उस तरीके के हिसाब से या उस तरीके से जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस देखने मिलेंगी, ऐसे प्लांट्स देखने मिलेंगे जो बहुत कम पानी में रह लेते हैं, उन्हें जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं. जैसे कीकर है या कैक्टस है, एलोवेरा वगैरह भी है. तो यहाँ पे क्या होता है, उस तरीके के प्लांट्स देखने मिलेंगे. अब यहाँ पे एनिमल्स कैसे होंगे, देखो
प्लांट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सॉइल पे, कि किस तरीके की सॉइल है। सॉइल एकदम एरिड है, कोई मॉइस्चर नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो प्लांट भी ऐसे ही हुए जो इस तरीके की कंडीशन में रह सकते हैं। ये पानी कंजर्व करेंगे। इन प्लांट्स के अंदर आपको पानी स्टोर दिखेगा, जैसे कैक्टस के अंदर पानी स्टोर रहता है। इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक होंगी, जमीन में काफी गहराई पे रूट होंगी, ताकि वो गहराई से पानी को सक कर सके। जमीन में टॉप सॉइल में तो वाटर है नहीं, तो उनको पानी, जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो उनको बहुत नीचे जाके मिलेगा, तो इनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं। उस तरीके के ये प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स कैसे होंगे? एनिमल्स भी ऐसे होंगे जो काफी दिन तक प्यासे रह सके, स्टोर कर सके, जैसे कैमल है। कैमल ऐसा एनिमल है जो कि एक बार में काफी ज्यादा पानी पी सकता है और फिर वो काफी दिन तक बिना पानी के रह सकता है। दूसरे ऐसे रेप्टाइल्स मिलेंगे जो कि इतनी गर्मी में, एकदम शुष्क इलाके में, ड्राई इलाके में रह सके। तो एनिमल्स भी आपको वैसे देखने मिलेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अब जब सॉइल से ये चीज शुरू हुई, कैसी सॉइल होगी वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके के प्लांट्स होंगे। जिस तरीके के प्लांट्स होंगे वो डिसाइड करेगी किस तरीके के एनिमल्स होंगे। तो बेसिकली सॉइल क्या है? वेदर्ड मेंटल है, वेदर्ड मटेरियल है सॉइल। तो वेदर्ड मेंटल जो है वो डाइवर्सिटी को डिफाइन करती है, वो डाइवर्सिटी को बेस देती है। जिस तरीके की सॉइल होगी उस तरीके के एनिमल्स होंगे, उसी तरीके के प्लांट्स होंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस डाइवर्सिटी की शुरुआत कहां से हो रही है? वेदरिंग मेंटल से हो रही है। So the basic cause for such weathering variations and resultant biodiversity is the input of solar energy and water. अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हर जगह सेम तरीके का वेदर्ड मेंटल नहीं, क्यों नहीं है? हर जगह सेम तरीके की वेदरिंग क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो बेड रॉक कैसी है, किस तरीके की जो रॉक है, पेरेंट रॉक है, वो कैसी है। कहीं पे मान लो इग्नियस रॉक है, कहीं पे सेडिमेंट्री रॉक है, कहीं पे इस तरीके की रॉक है जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है, या आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, या दूसरे तरीके की रॉक्स हैं। बेसिकली पेरेंट रॉक कैसी है। दूसरा जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि वेदरिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जो होता है, वो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो अब वेदरिंग किस पे डिपेंड करती है? सोलर एनर्जी पे। जब हमने वेदरिंग वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉजेज वेदरिंग वो है सन। जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा क्या करती है? इंपैक्ट करती है। जब किसी पत्थर पे, किसी रॉक पे सनलाइट पड़ती है तो रॉक गर्म होगी, गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी, और रात को वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से कंटिन्यूअसली क्या होता है? वो बार बार एक्सपेंड करती है, मतलब वो बड़ी होती है, छोटी होती है। दिखने में आपको नहीं पता चलेगा कि कोई पत्थर धूप में पड़ा एक्सपेंड हो रहा है, वो बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है। बट कुछ दिन बाद जब आप देखोगे ना तो क्रैक आने लगेंगे फर्श में। जैसे आपने छत देखी होगी, छत पे नॉर्मली आप फर्श लगाते हो सीमेंट वगैरह का, तो पहले कुछ टाइम तो ठीक रहता है, बट जैसे ही वो धीरे धीरे धूप और पानी से एक्सपोज होता है, धीरे धीरे उसमें क्रैक आने लगते हैं। तो दिखने में आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो पत्थर है, जो सीमेंट है, वो एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बट वो हो रही होती है बहुत माइन्यूट लेवल पे। और उसकी वजह से क्या होता है? वो ब्रेक होने लगती है, उसमें वेदरिंग होने लगती है। तो सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी जो है वो क्या करती है? वेदरिंग को इंपैक्ट करती है। इसके साथ साथ वाटर इंपैक्ट करता है। जैसे बारिश वाले मौसम में आपने देखा होगा, अगर कोई लकड़ी का सामान बाहर रह जाता है तो वो किस तरीके से गल जाता है या उसमें क्रैक वगैरह आ जाते हैं। तो बेसिकली वाटर एंड सोलर एनर्जी जो है ये क्या करते हैं? ये वेदरिंग में वेरिएशंस लाते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव नहीं होती और हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव नहीं होता। तो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सोलर एनर्जी है, मतलब अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है, धूप तो एक ही है बट अमाउंट अलग है, अलग अलग वाटर है अमाउंट में, इसकी वजह से क्या होता है? कहीं पे अलग तरीके से वेदरिंग होती है, कहीं पे अलग तरीके से वेदरिंग होती है। So no wonder that the areas that are rich in these inputs are the areas of wide spectrum of biodiversity. तो ये बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि जिन एरियाज में काफी अच्छी मात्रा में सोलर एनर्जी और वाटर अवेलेबल है, उन जगहों पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। देखो, जिस तरीके से हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें भी सनलाइट चाहिए, वी नीड सन, वी नीड लाइट, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड वाटर। तो उसी तरीके से जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको भी सेम चीज चाहिए। तो बेसिकली जहां पे ये चीजें अवेलेबल होंगी, जहां पे सनलाइट अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होगी, जहां पे वाटर अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होगा, वहां पे क्या होगा? अपने आप ज्यादा जीव जंतु, ज्यादा प्लांट्स, ज्यादा एनिमल वहां पे रह पाएंगे। जैसे जो सूखे इलाके हैं, जो एरिड इलाके हैं, डेजर्ट वाले हैं, वहां पे भले ही सनलाइट ज्यादा है, लेट्स से कि जैसे थार डेजर्ट है, वो हॉट डेजर्ट है, राइट? राजस्थान का जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, तो वहां पे सनलाइट तो अच्छी खासी आती है,
बट वहां पे पानी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा प्लांट्स एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत कम प्लांट्स वगैरह रहते हैं वहां पे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अमेजन के जो जंगल हैं वो देखोगे, ब्राजील में जो अमेजन फॉरेस्ट है वहां पे क्या है, वो भी ऐसा एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। ब्राजील जो है वो आप देखोगे वो ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, और वहां पे भी धूप बहुत आती है, वहां पे सनलाइट बहुत रिसीव होती है, बट उसके साथ साथ वहां पे बारिश भी बहुत होती है। और बारिश और सनलाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन है वहां पे कि वहां पे बहुत सारे जंगल हैं, बहुत घने जंगल है, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, सब आपको वहां पे बहुत ज्यादा वेराइटी के देखने मिलेंगे। वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। बहुत घने जंगल हैं वहां पे भी एक पेड़ के ऊपर ही बहुत सारी घास बन जाती है, वहां इतना पानी है, इस तरीके का पूरा माहौल है कि वहां पेड़ के ऊपर और घास वगैरह उग रही है। पेड़ों के जो तने होते हैं उन पे आपको घास उगती हुई दिखाई देगी, जमीन पे तो घास होगी ही। एक पेड़ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स रह रहे हैं, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट भी हैं, उसपे रेप्टाइल्स भी हैं, सांप भी उसी पे जो है लपेटे हुए हैं, वहां पे बर्ड्स भी रह रही हैं, वहां पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, या डाइवर्सिटी एक तरीके से है, वो आपको देखने मिलेगी। अब कोई ऐसी जगह है जहां पे लेट से पानी है पर सनलाइट नहीं है, तो वहां पे भी कोई खास फायदा नहीं है। जैसे आप पोलर रीजन्स ले लो, पोलर रीजन्स में क्या है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ एक तरीके से पानी का फॉर्म है, या वहां पे पानी भी है, ठंडा पानी है, पर वहां पे सनलाइट ज्यादा नहीं आती। अब पानी तो है पर सनलाइट नहीं है, उस केस में भी वहां पे आप देखोगे तो पूरा बंजर सा इलाका है, वहां पे पोलर एरियाज में कोई खास वेजिटेशन वगैरह नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, जहां पे सोलर एनर्जी भी अच्छी खासी हो, वाटर भी अच्छा खासा हो, जहां पे ये दोनों चीजें अच्छी मात्रा में अवेलेबल होंगी, वहां आराम से प्लांट्स एंड एनिमल्स सरवाइव कर पाएंगे, जिस वजह से वहां बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक तरीके से डिफरेंसेस या वेराइटी। तो जितना ज्यादा सोलर एनर्जी वाटर मिलेगा, उतनी ज्यादा अलग अलग तरीके की लाइफ वहां पे सस्टेन कर पाएगी, जी पाएगी। Biodiversity as we have today is the result of 2.5 to 3.5 billion years of evolution. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आज हम देखते हैं, कितने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे फिशेस, बर्ड्स, ये सारी चीजें हैं, ये किस चीज का रिजल्ट है? 2.5 से लेके 3.5 बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन हुआ है। मतलब अर्थ लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी। अब उससे अगर हम देखें तो अर्थ के ओरिजिन के कुछ बिलियन साल बाद, लगभग मतलब वही कि लगभग 2 बिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ, अर्थ के बनने के 2 बिलियन ईयर्स बाद लगभग धीरे धीरे करके लाइफ इवॉल्व होने लग गई। वहां पे अर्थ ठंडी हुई और वहां पे लाइफ का इवोल्यूशन होना, लाइफ का एक तरीके से शुरुआत होने लग गई। तो अब जब पहला जो सेल बना था, लिविंग सेल, उससे लेकर आज जब आप देखते हो, आज इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, आपको एलिफेंट देखने मिलेगा, आपको वेल्स देखने मिलेंगे, आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे। ये सारी चीजें जो है पिछले कई करोड़ों सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन का रिजल्ट है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस, आवर अर्थ सपोर्टेड मोर डाइवर्सिटी देन इन एनी अदर पीरियड। जब ह्यूमंस नहीं थे, ह्यूमंस के बनने से पहले अर्थ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी थी कि वो किसी और पीरियड में नहीं रही है। मतलब आज भी जो हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स हैं, इससे भी कहीं गुना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी थी कब, जब तक ह्यूमन बने भी नहीं थे। जैसे हम उसकी बात करते हैं डायनासोर्स वगैरह की, वो मतलब मर गए थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो उस टाइम पे भी क्या था, वो पीरियड वो था जब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट थे। सिंस द इमरजेंस ऑफ ह्यूमन, हाउएवर, बायोडाइवर्सिटी हैज बिगन अ रैपिड डिक्लाइन। और जब से ह्यूमंस जो हैं वो इमर्ज हुए हैं, और इमर्ज भी इन द सेंस जब से ह्यूमंस ने थोड़ा दिमाग लगाना शुरू किया है, थोड़ी छेड़खानी शुरू की है एनवायरनमेंट के साथ, तब से क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो तेजी से डिक्लाइन कर रही है। हमने बहुत सारे एनिमल्स को एक्सटेंट कर दिया। जैसे आप देखोगे टाइगर्स, इंडिया में टाइगर्स कभी बहुत ज्यादा अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट हुआ करते थे, बट अब हमें उनको कंजर्व करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है। हमें उनके लिए प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है कि हम टाइगर्स को बचाएं। एक टाइम था जब टाइगर्स बहुत अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल थे और उनको हंट किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था, तो इंसानों ने शिकार कर करके उनको खत्म कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जिनको कि इंसानों ने अपने रैकलेस यूज से खत्म कर डाला। तो इसी तरीके से मतलब जैसे जैसे ह्यूमन का इमरजेंस हुआ है, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा एंगेज होने लगे हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसके साथ छेड़खानी करने लगे हैं, तब से क्या हुआ है, बहुत डिक्लाइन आ गया है बायोडाइवर्सिटी में। बहुत सारे स्पीशीज, एनिमल्स के, प्लांट्स के, इन सब के खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ बस कगार पे खड़े हैं, कुछ खत्म होने ही वाले हैं।
तो कुछ को हमने एकदम खतरे में डाला हुआ है. So with one species after another bearing the brunt of extinction due to overuse. तो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से एक के बाद एक करके जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं ओवर यूज की वजह से, क्योंकि हम उनका जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. द नंबर ऑफ स्पीशीज ग्लोबली वेरी फ्रॉम 2 मिलियन टू 100 मिलियन विद 10 बिलियन बीइंग द बेस्ट एस्टिमेट. जो नंबर स्पीशीज है, मतलब कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल की जो स्पीशीज हैं वो लगभग 2 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक वेरी करते हैं. इसका मतलब हमें बहुत करेक्ट अंदाजा नहीं है, हमें मतलब करेक्ट नहीं पता कि इतने ही प्लांट्स और एनिमल्स हैं. अगर आप न्यूज देखते हो तो हर रोज एक नए प्लांट या एनिमल के खोज की न्यूज आती है कि कोई कोई डिस्कवर कर दिया है, नई स्पीशीज डिस्कवर कर दी है, कोई नया फ्लावर डिस्कवर हो गया है, कोई नया प्लांट डिस्कवर हो गया है. तो हर नए दिन हमें एक नए स्पीशीज से एक तरीके से मिलने का मौका मिल रहा है. इसका मतलब कि अभी तक हमने अर्थ को पूरे तरीके से खंगाला नहीं है एंड वी हैव नो आइडिया कि अर्थ कितनी ज्यादा डाइवर्स है. हमने एक रफ एस्टिमेट लिया है कि 2 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि हम बेस्ट एस्टिमेट मानते हैं 10 मिलियन. हमने ऑन एन एवरेज कह दिया कि लगभग 10 मिलियन स्पीशीज हैं. न्यू स्पीशीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड. तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नई स्पीशीज है वो रेगुलरली डिस्कवर होती रहती हैं. अगर आप जो एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ जर्नल्स है, मैगजीन्स है या न्यूज, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली हर मतलब हफ्ते में तो एटलीस्ट एक ऐसी न्यूज पाओगे ही जहां पे कुछ नया डिस्कवर हुआ है, कोई नया प्लांट, कोई नया एनिमल, कोई नई फिश, कोई नया इंसेक्ट, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर हो रहा होता है. So new species are regularly discovered, most of which are yet to be classified. An estimate states that about 40% of the freshwater fishes from South America are not classified yet. हर रोज एक नया स्पीशीज डिस्कवर हो रहा है जिसको कि अभी तक मतलब उनमें से ज्यादातर चीजों को हम क्लासीफाई भी नहीं कर पा रहे कि ये है क्या, इसको किस कैटेगरी में रखें. एक एस्टिमेट के हिसाब से साउथ अमेरिका के जो फ्रेश वाटर हैं उनमें जितनी भी फिशेस पाई जाती हैं उन फिशेस का 40% जो फिशेस हैं उसको अभी तक क्लासीफाई नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी अलग हैं, इतनी यूनिक हैं कि उनको हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इनको किस कैटेगरी में रखें. जब आप साइंस पढ़ते हो, आपने 10th क्लास में भी साइंस पढ़ी होगी, तो हमने एनिमल किंगडम, फिर किंगडम में अलग फैमिली होती है, ग्रुप होता है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना. एक तो मेन क्लासिफिकेशन रहती है, एक हेड रहता है, फिर उसके अंदर कुछ फैमिली रहेगी, फिर ग्रुप रहेगा, फिर स्पीशीज रहेगी, फिर उसके अंदर भी कुछ रहेगा. तो बहुत सारे हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो करनी भी कुछ चीजों के लिए मुश्किल हो जाती है, कुछ ऐसी नई सी चीज होती है जिसको कि हम क्लासिफाई नहीं कर पाते. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको अमेज़न फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया, तो ये वो फॉरेस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में. मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलते हैं. Biodiversity is a system in constant evolution from a viewpoint of species as well as from viewpoint of an individual organism. देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है. अगर इवोल्यूशन ना होता तो जो चीजें 2.5 बिलियन साल पहले बनी थी वो आज भी बनी रहती, इंसानों तक तो चीजें पहुंचती नहीं. या इतने जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बने हैं, इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जितने भी एनिमल्स वगैरह वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं. ये सारी चीजें इवोल्यूशन का एक तरीके से रिजल्ट है. अगर इवोल्यूशन ना होता तो इतने सारे स्पीशीज वगैरह होते ही नहीं, कुछ छोटे मोटे यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स है वही सब बन के रह जाते. तो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है. इसका मतलब जैसे हम कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कि एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज बनी रहेगी जो कि है चेंज, कि चेंज होता ही रहेगा. ठीक है, तो वही बायोडाइवर्सिटी के केस में है कि ये कंटिन्यूअसली अपने आप को इवॉल्व करती रहती हैं. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्पीशीज, अलग अलग तरीके के स्पीशीज बनते रहते हैं, इवन एज वेल एज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. हम अगर एक इंडिविजुअल को भी देखें तो वो इवॉल्व करता रहता है. फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ स्पीशीज मतलब क्या हो गया, जैसे अभी आपको अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीशीज देखने मिलते हैं. फिश की अलग अलग स्पीशीज है, एनिमल्स की अलग है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, ये सारी चीजों के आपको हजारों इवन मिलियंस ऑफ स्पीशीज आपको दिख जाएंगी. और ये चीजें क्या है, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं. ठीक है, इसके साथ साथ फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जैसे इंडिविजुअली भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली म्यूटेशंस होती रहती हैं, या इवोल्यूशन कैसे होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास कुछ ऐसे जीन्स, कुछ इस तरीके के फीचर्स जो है आएंगे जो कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सकें.
जैसे आजकल बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हो सकता है कि धीरे धीरे करके ह्यूमंस और दूसरे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो इस गर्मी से अडेप्ट करना सीख जाएं। तो वो क्या होगा, इवोल्यूशन। मान लो आज से 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद धीरे धीरे करके जो ह्यूमंस होंगे, हो सकता है वो इससे ज्यादा हीट में इजीली सर्वाइव कर सके। तो वो जो अडेप्टेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। कि आज भले ही हम इंडिविजुअली, मतलब बेसिकली आज अगर हम ह्यूमंस को ही देखें तो ह्यूमंस में आज ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा हीट सस्टेन कर पाएंगे। जैसे ही कुछ अगर 1 डिग्री 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम बहुत ज्यादा खतरा मान रहे हैं, बट क्या पता आने वाले टाइम में हम इस हीट को सस्टेन कर जाएं, हम ग्लोबल वार्मिंग को सस्टेन कर जाएं और एक वार्मर अर्थ हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन जाए। तो जब ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अडेप्ट करेंगे वो क्या है, इवोल्यूशन। तो एक तो है स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी है या इवोल्यूशन है कि अलग अलग तरीके के स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ स्पीशीज जैसे जब ह्यूमन इवोल्यूशन की ही बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम प्राइमेट्स जो है सिर्फ ह्यूमंस ही अकेले प्राइमेट्स थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे जो एनिमल्स जैसे ओरेंगुटन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, तो ये काइंड ऑफ ह्यूमंस के काफी नियरेस्ट रिलेटिव्स में से आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके के और ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। बहुत सारे इस तरीके के दूसरे प्राइमेट्स या एप्स वगैरह थे जो कि इस पूरे प्रोसेस में वो एक्सटेंट कर गए, बट कुछ बाकी बचे हैं। तो स्पीशीज वैरायटी मतलब कि आपको अलग अलग तरीके के स्पीशीज जो है वो नजर आ रहे हैं। बट अगर आप एक स्पीशीज में भी देखो तो वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है। अगर आप सिर्फ एक स्पीशीज को पकड़ के चलो, वो स्पीशी भी क्या कर रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है, अपने एक एनवायरमेंट के साथ कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि इस इवोल्यूशन को, इस अडेप्टेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे बड़े लेवल पे अर्थ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह में चेंज आ रहा है, चाहे वो सारी चीजें हों, और जो बहुत छोटे लेवल पे जो जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इस इवोल्यूशन में रोल प्ले करती हैं। The average half-life of a species is estimated at between 1 and 4 million years, and 99% of the species that have ever lived on Earth are today extinct. तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जब ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में मान लो 1000 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब इन 1000 ऑर्गेनिजम्स में से कितना टाइम लगेगा कि ये आधे हो जाएंगे, ये 500 ऑर्गेनिजम्स बचे, कि बाकी जो 500 ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से कितना टाइम लगेगा कि आधे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज, कि उस स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आधे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएं और आधे बचे। तो वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप बात करो स्पीशीज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ हाफ लाइफ की बात की गई है, अगर आप स्पीशीज के ड्यूरेशन की बात करो तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लगा उस ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से पूरे तरीके से एग्जिस्ट होने में, कि उसके इमरजेंस से लेकर उसके कंप्लीट एक्सटिंक्शन तक के बीच में कितना टाइम है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्पीशीज ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का, स्पीशीज ड्यूरेशन का मतलब कि वो कितना टाइम वो पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो एग्जिस्ट किया। बट अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो कितने टाइम में आधे रह जाएंगे, कि बाकी आधे एक्सटिंक्ट हो गए और सिर्फ आधे रहे हैं। तो उसकी बात की जा रही है। एवरेज हाफ लाइफ ऑफ स्पीशीज जो है वो ये मानी जाती है कि लगभग 1 to 4 मिलियन ईयर्स जो है वो एवरेज हाफ लाइफ है किसी भी स्पीशीज की, कि लगभग 1 से लेकर 4 मिलियन सालों में किसी भी स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स है वो घट के आधे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से चलें तो हुआ क्या है कि अर्थ पे जितने भी आज तक, मतलब अर्थ के शुरुआत से, अर्थ पे जब से लाइफ शुरू हुई है तब से लेके आज तक जितने भी स्पीशीज एग्जिस्ट किए हैं, जितने भी जीव जंतु रहे हैं, उनका 99% एक्सटिंक्ट कर चुका है। जब हम आज कहते हैं कि ऑन एन एवरेज अर्थ पे 10 मिलियन स्पीशीज अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन जो है वो सिर्फ 1% है।
बाकी 99% ऑफ स्पीशीज जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। आज जो अवेलेबल है, आज जितने भी हम स्पीशीज को देखते हैं, जो कि हमें वैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, हम कहते हैं मिलियंस ऑफ स्पीशीज अर्थ पे अवेलेबल है, ये जो हमें मिलियन लग रहा है ना, ये जो 10 मिलियन ऑन एन एवरेज हम कह रहे हैं कि इतनी स्पीशीज है, ये एक्चुअली अगर हम अर्थ के शुरुआत से लेके आज तक देखें कि कितने स्पीशीज रहे हैं, तो प्रेजेंट में जो भी स्पीशीज है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, बाकी 99% वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो इवनली नहीं मिलती है। अभी जैसे हमने इसके शुरुआत में ही देखा कि भाई जहां पे सोलर एनर्जी एंड वाटर अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होंगी, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अब जब ये चीज क्लियर है कि हर जगह सेम अमाउंट में सोलर एनर्जी, सब हर जगह अच्छी खासी मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं होता, तो हर जगह बायोडाइवर्सिटी भी सेम नहीं रहेगी। मतलब कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, वहीं कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होगी। इट इज कंसिस्टेंटली रिचर इन ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं, एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो जिस जगह पे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे, उस चीज को आप क्या बोलोगे? वहां पे बायोडाइवर्सिटी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अलग अलग कलर से अगर आपको बना के दिखाऊं कि जैसे एक एनिमल है रेड कलर से, ठीक है, एक एनिमल है यहाँ पर्पल कलर से, इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक ब्लू कलर से है। तो एक जगह है जहां पे इतने सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे येलो कलर से है, ठीक है, ये सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, ये एक जगह पे रहते हैं, ये एक जगह पे रहते हैं। वहीं दूसरी जगह है, कोई दूसरा प्लेस है, वहां पे भी एनिमल्स तो बहुत सारे रह रहे हैं, बट लेट्स से सिर्फ रेड कलर के एनिमल्स रह रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट या क्वांटिटी, नंबर तो बहुत ज्यादा है। मान लो यहाँ पे भी 500 है, इसका भी हम टाइप पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का। यहाँ पे भी 500 लिविंग थिंग्स हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे 500 एनिमल्स हैं, यहाँ पे भी 500 एनिमल्स हैं, बट क्या वो सारे के सारे 500 एनिमल्स एक तरीके के हैं? फर्स्ट केस में तो नहीं है। फर्स्ट केस में रेड भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, बट जब सेकंड केस में देखते हो कि 500 एनिमल्स तो हैं, बट वो सारे एक ही स्पीशीज के हैं, तो आप क्या बोलोगे कौन सी जगह पे डाइवर्सिटी है? ये जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे लाइफ अलग अलग तरीके की, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। बट सेकेंड केस जो है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही तरीके के प्लांट्स या एनिमल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का एनिमल रह रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स तो प्रेजेंट है, बट वो वेराइटी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज्यादा है। ट्रॉपिकल एरियाज में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स देखने मिलेंगे, बट जैसे जैसे आप पोलर रीजन्स की तरफ जाओगे, वन फाइंड्स लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीशीज। तो मैंने जो भी आपको ड्राइंग बना के दिखाई वो यही लाइन को एक्सप्लेन करती है कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो, तो वहां पे सिर्फ कुछ ही स्पीशीज के ज्यादा से ज्यादा नंबर देखने मिलेंगे। जैसे अभी हमने फर्स्ट केस में क्या बनाया? फर्स्ट केस में हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स बना दिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट है। बट जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, यहाँ पे पोल्स की तरफ जाओगे, तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीके का स्पीशीज ही काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ट्रॉपिकल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने मिलेंगे, पोलर एरिया में बहुत सारे एक ही तरीके के एनिमल देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, अगेन हम अमेज़न फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लें, तो अमेज़न फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत कुछ देखने मिलेगा। बट जैसे आप एंटार्क्टिका में जाते हो, एंटार्क्टिका में आपको कोई खास एनिमल्स नहीं देखने मिलेंगे, वहां पे आपको सील मिल जाएगी, वहां पे आपको पेंगुइन मिल जाएगी। तो मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, कुछ थोड़े बहुत ही एनिमल्स है। ये मैंने मेजर का नाम लिया कि सील वगैरह होती है और पेंगुइन होते हैं, बट ज्यादा वैरायटी नहीं होती। वहां पे बहुत सारी आपको पेंगुइन देखने मिलेगी, बहुत सारे सील्स देखने मिलेंगे, बट यू वोंट फाइंड अदर टाइप ऑफ स्पीशीज। वहां पे बहुत सारे दूसरे तरीके के स्पीशीज नहीं मिलेंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बट जैसे जैसे आप पोलर एरियाज की तरफ जाओगे, आपको लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन मिलेगी, बट कम कम स्पीशीज की। कुछ एक आधी स्पीशीज है, जैसे सिर्फ पेंगुइन है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ पेंगुइन मिलेगी, इस तरीके से। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो ये चीज हमने शुरुआत में डिस्कस की थी कि बायोडाइवर्सिटी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी जिसका मतलब होता है वेराइटी। इन सिंपल टर्म्स, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कितने नंबर में, कितने क्वांटिटी है, कितनी
प्लस कितने वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की। आप वही जो भी हमने एग्जाम्पल देखा उसको आप रिकॉल कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जगह पे 500 एनिमल्स हैं, ठीक है, तो नंबर कितना है हमें पता चल गया, यहाँ पे भी 500 एनिमल्स हैं, बट वेराइटी क्या है। फर्स्ट केस में हमने देखा था बहुत सारी वेराइटी है, मान लो 500 हैं बट 10 अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे भी 500 हैं बट सिर्फ एक ही एनिमल है जिसके 500 पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जब हम नंबर भी देख रहे हैं और हम वैरायटी भी देख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। सो इट मीन्स कि एक जगह पे एक ज्योग्राफिक रीजन्स में कितने नंबर ऑफ एनिमल्स है और कितने वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है। एनिमल तो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो ज्योग्राफिक रीजन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है और क्या वेराइटी है, कितनी वेराइटी के ऑर्गेनिज्म स्पीशीज पाए जाते हैं। इट रिफर्स टू द वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। तो वेराइटी की जब हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, कितने अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, कितने अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके साथ साथ कितने प्रकार के जीन्स हैं। जैसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी होती है। ह्यूमंस में ही आप देख लो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों का कलर कुछ और है, ठीक है, उनके बालों का कलर कुछ और है। वो क्यों है? वो उनके जीन की वजह से है। कुछ लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं, कुछ की ब्लैक होती हैं, कुछ की ग्रे होती हैं। तो वो क्या है? वो जीन है जो कि चेंज हो रहा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इसके साथ साथ दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। तो जीन कितने अलग अलग तरीके के जीन्स हैं, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम वो बना रहे हैं। इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ एंड दी लिविंग एंड दी नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम एक इकोसिस्टम कहते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं और जीती हैं। तो बेसिकली इकोसिस्टम भी कितने अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक पेड़ है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वहां पे आपको एंट्स भी देखने मिल जाएंगी, उन एंट्स को खाने वाले थोड़े बड़े कीड़े भी मिल जाएंगे, उन एंट्स को खाने वाले, उन बड़े कीड़ों को खाने वाले आपको कोई बर्ड भी देखने मिल जाएगी, वहां पे बर्ड ने अपना घोंसला बना के रखा होगा, वहां पे कुछ और चीजें भी होंगी, वहां पे कोई एनिमल भी पेड़ पे चढ़ सकता है। तो बेसिकली है क्या कि जैसे पेड़ पे ही किसी गिलहरी ने गड्ढा करके रखा हो, उस पे खोद के वो रह रही हो, वहीं पे किसी बर्ड ने एक घोंसला बना रखा हो, तो अपने आप में एक पेड़ जो है वो पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि बहुत सारे एनिमल्स को, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक पॉन्ड, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक डेजर्टिक इकोसिस्टम है। आपको फिर एवरग्रीन जो जंगल रहते हैं वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसकी भी अलग अलग वेराइटी है। तो इन सभी चीजों की वेराइटीज को, इन सभी चीजों के जो वेरिएशंस हैं, टाइप्स हैं, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स या एनिमल्स, नहीं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, जीन्स भी और इकोसिस्टम भी, ये सब जो वेराइटी है इन सबको मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से उनमें वेराइटी है, वेरिएबल करते हैं, वेरी करते हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं, including variability within and between the species and that within and between the ecosystem। इसका मतलब यही हो गया कि जब हम कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। इसका मतलब ये है कि विद इन द स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर ही कितने सारे अलग अलग तरीके के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने मिल जाएंगे। जैसे आप डॉग ले लो, डॉग एक वैरायटी है, उसके अंदर भी आपको, या ह्यूमंस ले लो, ह्यूमंस एक स्पीशीज है, उसमें ह्यूमंस में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने मिल जाएगी। कुछ लोगों की हाइट बड़ी होती है, कुछ लोगों का कलर अलग होता है, कुछ लोग एकदम व्हाइट होते हैं, कुछ लोग थोड़े ब्राउन होते हैं, कुछ लोग थोड़े ब्लैक होते हैं, कुछ के बाल बहुत लंबे होते हैं, कुछ के बाल एकदम टाइट या थोड़े से सख्त होते हैं, कुछ के बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोगों के हाथ की बनावट थोड़ी सी अलग होगी, कुछ के बहुत पतले होंगे, कुछ की आंखें आपने देखी होगी, जैसे आंखें जो है कुछ की बहुत बड़ी होती है, कुछ की थोड़ी छोटी होती है। तो ये क्या है? ये एक स्पीशीज के अंदर ही वैरायटी है। ह्यूमंस है बट ह्यूमंस के अंदर वैरायटी है, सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं दिखते, उसके अंदर वैरायटी है। इसके साथ साथ आपको अलग अलग स्पीशीज की भी वैरायटी होगी कि कहीं पे ह्यूमंस हैं, कहीं पे एनिमल्स हैं। जैसे हम देखेंगे ह्यूमन से रिलेटेड अगर हम बात करें, कहीं ह्यूमंस है, फिर जैसे जो दूसरे रिलेटेड स्पीशीज हैं, चिंपैंजी वगैरह हैं, दूसरे स्पीशीज आप डॉग्स वगैरह में लगा लो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीशीज। तो एक तो बिटवीन द स्पीशीज
अलग अलग तरीके के स्पीशीज, और फिर इन स्पीशीज में भी अलग अलग वैरायटी, इनके अंदर भी अपनी अपनी एक वैरायटी है। ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होती हैं। और इसके साथ साथ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम होगा, इस इकोसिस्टम के अंदर भी फिर डाइवर्सिटी होगी, इस इकोसिस्टम के अंदर भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स रह रहे होंगे। तो हर तरीके की जो वैरायटी है उस सबको हम इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। मतलब लाइफ से रिलेटेड जितने भी वेरिएशंस हैं, वैरायटी है, वो सब आपको बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड होती दिखेगी। इट इज अ रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी लिविंग वेल्थ है, वो एक तरीके से हमारे लिए पूंजी है, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है उसी की मदद से, जैसे अगर आप खाना ही देख लो, अगर आप एक ही तरीके का खाना खाओगे तो आप पक जाओगे और आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। आपको अपनी डाइट में अलग अलग तरीके की चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, आपको ग्रेन्स भी रखने होते हैं, आपको उसमें फ्रूट्स भी रखने होते हैं, वेजिटेबल्स भी रखनी होती हैं, उसमें आपको सैलेड भी चाहिए, उसमें आपको दूसरी जो जैसे दूध वगैरह है वो भी चाहिए होता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आप कंज्यूम करते हो, तब जाके आपकी बॉडी फिट रहती है। इसी तरीके से अर्थ पे भी जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हर एक स्पीशीज की जो लाइफ है या जो उसका रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अर्थ को सस्टेन कराने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी एक लिविंग वेल्थ है, और ये जो डाइवर्सिटी है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन का रिजल्ट है। पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ है, कंटिन्यूसली चीजें इवॉल्व हुई हैं। इवॉल्व होना मतलब उनमें कंटिन्यूसली चेंज आया है, जिसकी वजह से आज हमें इतने सारे अलग अलग तरीके की वैरायटी नजर आती है। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। तो बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये आप कह सकते हो ये टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग से कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। हल्का सा आइडिया हमने इस वीडियो में ले लिया कि क्या क्या एक तरीके से ये डाइवर्सिटीज हैं, बट इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन टाइप्स को। सो आई होप कि अभी आपको बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, और किस लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितने अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमें मिलते हैं। हमने थोड़ा सा नंबर्स की बात की कि ऑन एन एवरेज 10 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो आपको अर्थ पे मिलती हैं, और 99% जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होंगी। Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic types of biodiversity. So last video में हमने ये देखा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है उनको 3 लेवल्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक में क्या हो रहा है कि जो जीन्स हैं, जीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब किसी भी लाइफ में क्या होता है, कोई भी लाइफ फॉर्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर आपको जीन्स देखने मिलेगा, उनका आपको जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा। जैसे ह्यूमंस में या ज्यादातर जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, उनका जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। कुछ एनिमल्स या कुछ वायरसेस होते हैं, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस वगैरह, उनमें आपको जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे सारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। आपके आंख का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपकी स्किन कैसी होगी, आप किस तरीके के दिखोगे, ये सारी चीजें जो हैं, ये जीन्स बेसिकली एक कोड है जो कि हमारे बॉडी में ऑपरेट करते हैं। कोड्स हैं ये, और इंस्ट्रक्शंस देते हैं बाकी चीजों को। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनके ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन विद इन द स्पीशीज। अब ऐसा नहीं है कि सबके जीन्स एक जैसे होंगे। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि यही जो वेरिएशंस हैं जीन्स में, कि एक पर्सन के जीन किसी तरीके के हैं, दूसरे पर्सन के जीन किसी तरीके के, तो एक स्पीशीज के अंदर ही जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग जीन्स देखने मिलेंगे। इस ग्रुप ऑफ वेराइटी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेराइटी। कि जब जीन्स में हम स्टडी कर रहे हैं कि आपने एक स्पीशीज उठाया, उस स्पीशीज के जीन्स को स्टडी किया, उस जीन्स में आपने देखा कि सारे जीन एक तरीके के नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कि एक स्पीशीज के अंदर ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग तरीके के जीन्स मिलते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीशीज।
तो स्पीशीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे आप डॉग है, डॉग एक स्पीशीज है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनके, अब डॉग के अपने अपने फीचर्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, तो वो जिस तरीके के डॉग दिखते हैं, हम जो भी ऑर्गेनिज्म डॉग के जैसा लगेगा हम उसको कह देंगे कि वो एक स्पीशीज है। अब उसके अंदर आपको अलग अलग ब्रीड्स देखने मिलेंगी, डॉग की कोई कैसी ब्रीड है, कोई कैसी ब्रीड है, तो वो ब्रीड है। बाकी अगर आप स्पीशीज की बात करोगे तो स्पीशीज का मतलब क्या है? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या उनके जो बनावट है, जब उसमें आप सिमिलैरिटी देखते हो तो उन पूरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में हम क्या कहते हैं? ये एक स्पीशीज है। ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग टू द होमो सेपियंस ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एटसेट्रा कंसिडरेबली। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, अब ह्यूमन बींग, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हम इरेक्ट होके चलते हैं, इरेक्ट मतलब हम 2 पैरों पे चलते हैं, एकदम सीधे खड़े होके चलते हैं। अब ये सारे जो भी फीचर्स हैं, इन जितने भी लोग जो कि इस फीचर की कैटेगरी में आते हैं, जो ये कॉमन फीचर शेयर करते हैं, उनको हमने क्या कहा है? होमो सेपियंस। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो जेनेटिकली किसको बिलोंग करते हैं? होमो सेपियंस को। होमो सेपियन ग्रुप जो है, वैसे तो हमने कह दिया कि ये एक ग्रुप है, जितने भी लोगों के ऐसे 2 हाथ, 2 पैर और जो भी फीचर हैं ह्यूमंस के, जो भी इस कैटेगरी को चेक करेगा, जिसमें भी ये टिक मार्क लग जाएगा कि हाँ भाई इसके पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम ह्यूमन की कैटेगरी में डाल देंगे, होमोसेपियन के ग्रुप में डाल देंगे। बट होमोसेपियन में आपने ग्रुप तो ले लिया, बट क्या उस ग्रुप में सारे लोग एक जैसे हैं? आप इसको ऐसे एग्जाम्पल की तरह समझ लो कि आपकी क्लास है, आप 11th क्लास में हो। अब जितने भी बच्चों ने 10th क्लास पास कर ली है, अब वो अगली क्लास में आ गए हैं, तो उन सभी बच्चों को आपने क्या बोल दिया? वो सारे बच्चे एक ग्रुप में आते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास 11। ये सारे बच्चे क्लास 11 के हैं। अब सारे बच्चे तो क्लास 11 के हैं, बट क्या वो हर एक बच्चा सेम है? क्या उस हर एक बच्चे के पढ़ने का लेवल सेम है? क्या उसका दिखने का ही आप देख लो कि क्या हर एक बच्चा सेम दिखता है? किसी का जेंडर अलग है, किसी की हाइट अलग है, किसी का जो दूसरे फिजिकल फीचर्स है वो अलग हैं, तो सब अलग हैं। तो आप इसी को ब्रॉड लेवल पे समझ सकते हो कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनको हमने एक कैटेगरी में तो डाल दिया, बट सारे ह्यूमन एक जैसे नहीं दिखते हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे हाइट वगैरह हो गई, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, तो ये सारी चीजों में हम कंसिडरेबली, मतलब बहुत अच्छी खासी मात्रा में डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये क्यों है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से है। स्पीशीज में हमने उन सारे ऑर्गेनिजम्स को रख लिया जो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं, जो एक जैसे लगते हैं, बट जब उसमें आपने जेनेटिक स्टडी की, जो जीन्स को देखा, तो जीन्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से एक स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग देखने मिलेंगे। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत जरूरी है ताकि ब्रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए, मतलब नया जो ऑर्गेनिज्म आए वो एक बेहतर हो, बेहतर ऑफस्प्रिंग हो, जिससे कि वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। तो अगर जेनेटिक इवोल्यूशन ना होता या जेनेटिक डाइवर्सिटी ना होती तो आज इवॉल्व करके हम यहाँ तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सारे जीन्स अलग अलग तरीके के, अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, और इस कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा नया कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो कि किसी पर्टिकुलर हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक जो स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन अच्छे से आगे बढ़ती रहे। जैसे अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, मान लो क्या हुआ कि सब में एकदम सेम जीन्स हैं, एकदम सेम जीन्स हैं, अब कुछ एनवायरमेंट में चेंज हुआ, लेट्स से जैसे हीट बढ़ रही है, अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हीट बढ़ रही है, अगर थोड़ी भी हीट बढ़ी तो क्योंकि सबके जीन्स एक जैसे हैं, सारे के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीन्स इस तरीके के होंगे कि वो ज्यादा हीट को भी सरवाइव कर सके। जैसे आपके घर में आप कुछ लोगों को देखते होंगे जिनको थोड़ी गर्मी में ही बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज्यादा गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं लगती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कम सर्दी में भी बहुत ठंडी लगती है, उनको बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट कुछ लोग ज्यादा सर्दी में भी बस 1-2 स्वेटर पहन के काम चला लेते हैं। तो ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अगर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा स्पीशीज का, थोड़ा सा भी एनवायरमेंट में चेंज होगा और सारे के सारे स्पीशीज जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है उस स्पीशीज के वो खत्म हो जाएंगे। मान लो अभी हम कह रहे हैं कि लेट्स से मैक्सिमम इंसान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सह सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं लेट्स से कि जेनेटिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं जीन्स की मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम सह सकते हैं।
अब अगर सब में ये चीज सेम होगी, अगर सबके जीन्स एकदम सेम होंगे तो क्या होगा, जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, सबके सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स महसूस करने लगेंगे और सब खत्म हो जाएंगे। बट अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, उससे क्या होगा कि कुछ लोग तो 50 डिग्री सेल्सियस सहन नहीं कर पाएंगे, बट कुछ एक आध दो मतलब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का भी टेम्परेचर सस्टेन कर जाएंगे। तो भले ही कुछ लोग जो है वो ना रहें या इस टेम्परेचर को सहन ना कर पाए, फिर भी एक आध कुछ ऐसे बच जाएंगे जो कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो सस्टेन कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेल्दी ब्रीडिंग के लिए और पॉपुलेशन के लिए। उसके बाद है स्पीशीज डाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज। अब नाम ही है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग तरीके के स्पीशीज मिलना। इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कितने स्पीशीज मिलते हैं, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, कि भाई वहां पे एक तरीके के एनिमल मिलते हैं, वहां दो तरीके के एनिमल है, तीन तरीके के एनिमल है। तो कितने तरीके के स्पीशीज हैं, कितने तरीके के, यहाँ पे टाइप एक तरीके से हम कह सकते हैं कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस चीज को हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप्स। जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो किन किन चीजों से मेजर की जा सकती है, उसकी रिचनेस से, कि वो कितनी रिच है। रिच मतलब कि कितने ज्यादा अलग अलग तरीके के उसमें जो स्पीशीज है वो पाए जाते हैं। अबंडेंस, कितनी क्वांटिटी है, प्लस टाइप, अगेन की कितने अलग अलग तरीके के वहां पे जो स्पीशीज है वो पाए जाते हैं। थोड़ा और अगर स्पेसिफिकली समझना है तो रिचनेस मतलब कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। ठीक है, अबंडेंस का मतलब एक स्पीशीज में कितने ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, टाइप मतलब आप इसको ऐसे ही समझ लो कि कितने टाइप के हैं, ये ऑलमोस्ट सेम सा ही है। रिचनेस एंड टाइप जो है ऑलमोस्ट सेम सा ही है। तो बेसिकली कि सबसे पहले तो आप देखोगे, जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि कोई जगह है, ठीक है, इस जगह पे ये एक जगह है और ये एक जगह है, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है। अब इसमें जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, इसमें अलग अलग तरीके के जो स्पीशीज है वो पाई जाते हैं। एक ब्लू कलर से है, हम कलर से लेके चलते हैं, ब्लू कलर का है। अब ब्लू कलर के जो हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्लू कलर से हैं वो 4 हैं। ब्लू कलर एक स्पीशीज है, ब्लू कलर की एक स्पीशीज है, उसमें ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, उसमें 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिर पर्पल कलर की है, पर्पल कलर में भी हमने कितने ले लिए यहाँ पे, इसमें हमने 3 ले लिए। पर्पल कलर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें 3 ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज है पर्पल, और ऑर्गेनिज्म कितने हैं उसके अंदर, 3। अब लाल अगर हम ले लें, रेड कलर की हमने क्या बोला यहाँ पे, इसमें मान लो रेड कलर वाली जो स्पीशीज है उसमें 6 ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ही आप कुछ और ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लू कलर से हमने कितना लिया, जो डार्क ब्लू कलर है उससे हमने 8 ऑर्गेनिजम्स लिए। तो ब्लू कलर की जो स्पीशीज उसके अंदर ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ब्लू कलर की ले ली। यहाँ ब्लू कलर के जो स्पीशीज है उसमें यहाँ पे भी 4 हैं। यहाँ रेड कलर की जो स्पीशीज है उसमें सिर्फ 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। पर्पल कलर की जो स्पीशीज है उसमें 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे मान लो बस, ठीक है, इतना मान लो। अब देखो ये 2 जगह हैं, यहाँ पे आप देखो, ये एक और प्लेस ले लेते हैं, इधर पे सिर्फ एक ही तरीके के एनिमल है, एक ही स्पीशीज है। तो इसमें आप देख लो, ये रेड कलर का, यहाँ पे ये 11 ऑर्गेनिजम्स है, रेड स्पीशीज के 11 ऑर्गेनिजम्स है प्लेस सी में। अब इसमें आप देखोगे कि ये वाली जो जगह है, यहाँ पे स्पीशीज कितने हैं, स्पीशीज हैं 4। उन स्पीशीज के अंदर मतलब 4 कैसे, एक रेड कलर का स्पीश है, एक ब्लू कलर है, एक पर्पल है और एक येलो है। तो स्पीशीज है यहाँ पे, एज फॉर स्पीशीज, स्पीशीज है यहाँ पे 4। इधर पे स्पीशीज कितने हैं, 3, और यहाँ पे स्पीशीज कितना है, सिर्फ 1। इधर पे अगर आप स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर देखोगे तो इधर पे रेड कलर की जो स्पीशीज है उसमें 6 हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिचनेस देखें तो इधर पे हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रिच कौन सी जगह है, तो प्लेस ए इज द रिचेस्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 4 स्पीशीज है, यहाँ पे 3 स्पीशीज है और यहाँ पे सिर्फ 1 स्पीशीज है। तो इसका मतलब रिच कौन सी जगह है, प्लेस ए इज द रिचेस्ट बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज।
अब आप एक स्पीशीज में देखो, यहाँ पे जो रेड कलर है उसमें 6 हैं, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 हैं और यहाँ पे 11 हैं। तो अगर रेड कलर के मामले में देखोगे तो सबसे ज्यादा अबंडेंस किधर पे है रेड कलर स्पीशीज की, वो है प्लेस सी में, क्योंकि यहाँ पे इस स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स है वो 11 हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे फोर्थ वाले में, सॉरी ये जो ब्लू वाला है इसके सिर्फ 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, इधर पे है ही नहीं। इधर पे पर्पल कलर का जो स्पीशीज है उसके 3 ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे है ही नहीं। और ब्लू कलर का जो स्पीशीज है डार्क ब्लू कलर का, उसमें 8 ऑर्गेनिज्म फर्स्ट केस में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अबंडेंस का मतलब एक स्पीशीज की कितनी पॉपुलेशन है, रेड की 6 है, यहाँ ब्लू की 4 है, फिर पर्पल की 3 है, डार्क ब्लू की 8 है, तो यह है अबंडेंस। अब अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्पीशीज को कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कुछ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। वो एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में ही पाए जाते हैं। कुछ की स्टोन स्पीशीज होते हैं, तो ये टाइप है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जब हम इन स्पीशीज को क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो हम कहते हैं टाइप्स। तो आई होप कि आपको रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप में अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि टाइप का मतलब क्या हो गया, कि जैसे यहाँ पे एक होता है एंडेमिक स्पीशीज, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्पीशीज। एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, ग्रुप कर दिया हमने स्पीशीज को भी। जैसे अगर इसमें हम बोले, या यहाँ पे अगर हम बोले लेट्स से कि रेड कलर और ब्लू कलर जो है वो एंडेमिक है, यहाँ पे इन दो स्पीशीज को, दो कैटेगरी जो है, ये दो स्पीशीज हैं रेड एंड ब्लू, इन दोनों को हमने क्या बोला, ये एंडेमिक है, मतलब वो सिर्फ ए प्लेस पे ही पाए जाते हैं। 3 को हमने लेट से बोल दिया कि ये की स्टोन है। की स्टोन मतलब क्या है, मतलब ये पर्पल वाला जो है इसको हमने बोल दिया की स्टोन। की स्टोन वो होते हैं जिनका इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डार्क ब्लू वाले को अगर हम बोले तो यहाँ पे लेट से इसको बोल देते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि इकोसिस्टम की हेल्थ को सिग्निफाई करते हैं, कि वो जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है। अगर ये इंडिकेटर स्पीशीज खत्म हो रहा है तो इसका मतलब जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो बेसिकली जब हम स्पीशीज को इस तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं तो हम कहते हैं कि टाइप ऑफ स्पीशीज। रिचनेस मतलब कितने तरीके के स्पीशीज हैं, कितने सारे स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज। अबंडेंस मतलब एक स्पीशीज में कितने ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे हमने बोला रेड वाले स्पीशीज में 6 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और टाइप मतलब कि जब हम स्पीशीज को क्लासिफाई कर दें। सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन अदर्स, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि मोर रिच होते हैं। एरियाज रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। वो एरियाज जो काफी ज्यादा रिच होते हैं स्पीशीज में, उसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब जहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीशीज पाए जाते हैं उनको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट एक हॉटस्पॉट है। अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में भी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में जो हिमालयन रीजन है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम है, वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अंडमान एंड निकोबार वाले जो प्लेसेस हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं। तो बेसिकली हॉटस्पॉट क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जहां बहुत ज्यादा रिचनेस होती है। आई होप कि अभी तक आपको रिचनेस का मतलब समझ आ गया होगा कि भाई जो अलग अलग स्पीशीज है ना वो बहुत सारे हैं। कि जैसे भाई बर्ड्स हैं तो वहां पे स्पैरो भी पाई जाती है, वहां पे क्रो भी है, पिजन भी है, तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ, इवन थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। लेट्स से रेप्टाइल्स हैं तो वहां पे सांप भी है, वहां लिजर्ड भी है, वहां पे दूसरे रेप्टाइल्स भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्पीशीज, कितने तरीके के स्पीशीज हैं, तो वो चीज है रिचनेस। तो जिन एरियाज में बहुत ज्यादा रिचनेस होती है या जो बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। अब नेक्स्ट जो लेवल है बायोडाइवर्सिटी का वो है इकोसिस्टम। यू हैव स्टडीड अबाउट द इकोसिस्टम इन द अर्लियर चैप्टर। आपने, खैर एक्चुअली ये न्यू बुक है, इन्होंने कुछ चैप्टर्स जो हैं वो काट दिए हैं। कुछ चैप्टर्स आपकी जो पुरानी बुक थी उससे काट दिए हैं इन्होंने। जैसे एक रॉक्स एंड मिनरल्स वाला चैप्टर था वो इन्होंने हटा दिया है। इसके साथ साथ जो इससे पहला वाला जो चैप्टर था बायोस्फीयर से वो रिलेटेड था, वो भी इन्होंने न्यू बुक से मतलब रिमूव कर दिया है। तो अगर आपको आपके सिलेबस में है
वो पुराने वाले चैप्टर, तो आप पुरानी बुक को रेफर कर सकते हो। मैं अभी क्या कर रही हूँ कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो भी लेटेस्ट बुक है उन्होंने जो भी अपलोड कर रखी है, मैंने वो डाउनलोड किया और मैं यहाँ से वो पढ़ा रही हूँ, एज्यूमिंग कि आप लोगों के स्कूल में भी सेम चीज अप्लाई हो रही होगी कि लेटेस्ट बुक आप रेफर कर रहे हो। तो यहाँ पे पुरानी बुक में जो इन्होंने चैप्टर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर के बारे में, उसमें इन्होंने इकोसिस्टम वगैरह पढ़ाया था, और इन लोगों ने ये लाइन हटाई नहीं, अपडेट नहीं की है, ये लिख दिया कि पिछले चैप्टर में आपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जबकि इस बुक के हिसाब से पिछले चैप्टर में हमने ओशंस वगैरह के बारे में पढ़ा है। So nevertheless we already know कि इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, रहते हैं, उस चीज को हम इकोसिस्टम कहते हैं। द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन द इकोसिस्टम टाइप कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसमें तीन चीजों पे ज्यादा फोकस है। सबसे पहले तो डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स, कि भाई अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी 2-3 बार कह दिया, बट अगर हम ब्रॉडली बोलें तो जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड वाले एरिया पे होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो कि पानी वाले सिस्टम में होता है। अब इन मेजर इकोसिस्टम्स के अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल के अंदर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। एक्वेटिक में आप देखो पानी वाला जो पूरा एरिया है उसमें भी अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम, एस्चुरीज इकोसिस्टम, वेटलैंड्स इकोसिस्टम। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो एनिमल्स हैं वो रह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट का मतलब होता है वो एरिया, वो नेचुरल जगह जहां पे कोई प्लांट या एनिमल रहता है। जैसे आप देखोगे कि जो शेर है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है, ठीक है। जैसे अफ्रीका वाले एरिया में देखोगे तो जो सवाना रहते हैं या जो ग्रासलैंड्स रहते हैं वहां पे शेर काफी पाए जाते हैं, तो वो शेर का नेचुरल हैबिटेट है। अब आप उसको उठा के जू में डाल दो तो जू इज नॉट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ लायन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हैबिटेट मतलब कि वो जगह जहां नेचुरली कोई रहता है, राइट। जैसे पैंगुइन का नेचुरल हैबिटेट क्या है, बर्फीली जगह एंटार्क्टिका। अगर आप उसको उठा के किसी जू में डाल दो जहां पे आपने बर्फ वाला पूरा एक्वेरियम टाइप बना रखा है, बट दैट मे बी कि वहां पे वो पेंगुइन जिंदा रह ले, बट वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा, राइट। तो नेचुरल हैबिटेट, अगेन अगर मैं रिपीट करूं इस चीज को, कि द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल, तो ये चीज होगी हैबिटेट। अब हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हैबिटेट जो है वो इकोसिस्टम का पार्ट होता है। एक इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके के हैबिटेट हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अब फॉरेस्ट में क्या होगा, जंगलों में कुछ इस तरीके से बहुत घने घने पेड़ होंगे, ठीक है, एकदम कैनोपी बन रही होगी। कैनोपी मतलब जो पेड़ों के पत्तियों की वजह से जो छत बन जाती है ऊपर, एक तरीके से पूरा एरिया कवर हो जाता है आसमान का, उसको हम कैनोपी कहते हैं। नीचे कुछ घास फूस भी होगी, कुछ घास फूस भी होगी, इसके साथ साथ कुछ श्रब भी होंगे, कुछ झाड़ियां भी होंगी। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पेड़ों की एकदम ऊंचाई पे रहते हैं, इन कैनोपी में रहते हैं, तो कैनोपी इज अ हैबिटेट। कुछ एनिमल्स ऐसे रहेंगे जो एकदम जमीन पे रहेंगे, मिट्टी के अंदर रहेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो एक तरीके से एक हैबिटेट है। भाई जो एकदम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ इन मिट्टी के लेयर में रह सकते हैं, वो ऊपर पेड़ की पत्तियों पे नहीं रह सकते। तो ये जो सॉइल है वो एक हैबिटेट है। इसी तरीके से श्रब्स हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं या कुछ जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ, वो झाड़ियों में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कीट पतंगे होते हैं वो झाड़ियों में रहेंगे, तो श्रब्स एक तरीके का हैबिटेट हो गया। इस तरीके से एक फॉरेस्ट पूरा इकोसिस्टम है, बट इस फॉरेस्ट के भी अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो एक हैबिटेट है। तो ये डाइवर्सिटी है, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। मतलब क्या है डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेराइटी, डिफरेंसेस। तो हैबिटेट में डाइवर्सिटी होगी। इसके साथ साथ थर्ड जो है वो है इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब इकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी सारे एक जैसे तो होते नहीं है। सबसे पहले तो इकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो सारे तरीके, वो सारे प्रोसेसेस जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो इंटरैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरमेंट के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, तो जिन प्रोसेसेस के थ्रू वो इंटरैक्ट करते हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे कि ए बायोटिक है, बायोटिक प्रोसेस है, ए बायोटिक प्रोसेस है, तो ये क्या है, ये इकोलॉजिकल प्रोसेस है।
एबायोटिक प्रोसेस हो गए जैसे कि क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट है, ये एबायोटिक प्रोसेस का पार्ट है। बायोटिक का मतलब क्या हो गया, बायोटिक में जिस तरीके से एनिमल्स मान लो एक दूसरे को अ, एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन है एक दूसरे के बीच में, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ मिलके रह रहा है, उसके ऊपर रह रहा है। तो इस तरीके से ये सारे जो इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं ये भी तो अलग अलग है ना। अभी हमने टाइप देख लिया कि भाई बायोटिक है, एबायोटिक है। तो इन सभी की वैरायटी को मिला के देखो, हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में तीन चीजें देखी। एक तो इकोसिस्टम के टाइप, डाइवर्सिटी of habitat and ecological processes, different type of ecosystem, different type of habitat, different type of ecological process। इन सब का ये जो वैरायटी है, डिफरेंट तरीके के ये सारी जो चीजें, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो अकरिंग within each ecosystem type constitute the ecosystem diversity। तो ये सारी चीजें दो हैं जो हैं, अभी मैंने बोला कि देखो एक इकोसिस्टम के अंदर हैबिटेट्स होते हैं, और ये हैबिटेट्स में क्या हो रहा है, सारे जो एनिमल्स हैं वो इकोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम के अंदर जो भी टाइप होगा, हैबिटेट होगा, इकोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ये सबको हम मिला के क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई कम्युनिटी, कोई स्पीशीज किस जगह पे रहती है, वो उस तरीके की बाउंड्री ना बहुत ज्यादा रिजिडली डिफाइन नहीं है कि वो बस इसी इसी एरिया में रहेगा, एक इकोसिस्टम के अंदर कोई एनिमल इसी इसी जगह में रहेगा, यही रहता है और कहीं रहता ही नहीं है। तो इस तरीके का एकदम एग्जैक्ट डीमार्केशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते हैं। एक बहुत फेडेड सा लाइन होता है, ग्रेश सा एरिया होता है। बेसिकली हम एकदम से स्ट्रेट लाइन खींच के एरिया डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई यहीं पे ये एनिमल्स पाए जाते हैं या रहते हैं। तो डिमार्केशन जो है वो बहुत मुश्किल है। डिमार्केशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्रीज, इकोसिस्टम में बाउंड्री बनाना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स काम है। बट फिर भी हमने क्या किया हुआ है, मोटे मोटे जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम, हैबिटेट्स, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन सबको डिफ्रेंशिएट किया है। बट ये सारी चीजें भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने बोला कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में श्रब भी है, जो सॉइल है वो भी है, उसमें कैनोपी भी है। आफ्टर ऑल ये सारी चीजें एक दूसरे का पार्ट हैं। अब जो एनिमल, मान लो कोई छोटा सा कीट पतंगा है, वो नॉर्मली जमीन में रहता है, बट मान लो उड़ के वो कहीं दूसरी जगह भी चला जा सकता है। उड़ के वो हो सकता है पेड़ के पत्तियों पे चला जाए और रात को वो वापस सोने के लिए किस में आ जाए, जमीन में आ जाए। तो इस तरीके से चीजें एकदम से रिजिड नहीं है। तो इनका जो डीमार्केशन है वो करना, मतलब इनके ऊपर एक बाउंड्री लगाना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। तो इस तरीके से ये तीन लेवल्स हैं या तीन टाइप्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। आई होप कि आपको ये तीनों तरीके की जो डाइवर्सिटी है वो समझ आ गई होगी। Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Importance of Biodiversity of Class 11 Geography, chapter number 14. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic, Importance of Biodiversity. सो बायोडाइवर्सिटी जो है उसने बहुत अलग अलग तरीके से ह्यूमन कल्चर को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन किया है। मतलब इंसानों का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आइसोलेटेड होकर बना है, ऐसा नहीं है। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, और उस एनवायरनमेंट में जब बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के स्पीशीज जब होते हैं, तो वो हमें हमारे कल्चर को एक तरीके से डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। In turn, human communities have played a major role in shaping the diversity. अब देखो, जिस तरीके से डाइवर्सिटी ह्यूमन कल्चर को बढ़ावा देती है, इसी तरीके से ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज जो हैं, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में, शेप करने में। सो बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ये तीन रोल प्ले करती है, या हम यूं कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस जो है वो हम इन तीन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। तो पहला है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज ऑफ मेनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शंस और द अदर इन एन इकोसिस्टम। अब अलग अलग तरीके के जो स्पीशीज हैं वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं इकोसिस्टम में। नथिंग इन एन इकोसिस्टम evolves and sustains without any reason। किसी इकोसिस्टम में
कोई भी स्पीशीज बिना किसी वजह के एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर किसी इकोसिस्टम में कोई स्पीशीज है तो वो पक्का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसका कोई रीजन होगा। अगर उसका कोई रीजन नहीं है ना, तो इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू वो अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आज हम किसी भी इकोसिस्टम में किसी स्पीशीज को देखते हैं तो इसका मतलब वो स्पीशीज इस एनवायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव गॉन extinct by now. That means every organism, besides extracting its needs, also contributes something of useful to other organisms. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद की नीड्स को पूरा करने के साथ साथ, मतलब वो अपने इकोसिस्टम से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है खुद की नीड्स को पूरी करने के लिए, उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द वेज वी ह्यूमंस कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम? तो क्या आप कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हो जिसपे ह्यूमंस इकोसिस्टम के सस्टेनेंस में कंट्रीब्यूट कर रही हो? तो फिलहाल तो इंसान कुछ भी कर रहा है, वो एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को नुकसान ही पहुंचा रहा है, बट फिर भी हम देखें कि अगर कुछ एक्टिविटीज ह्यूमंस की, जैसे एफोरेस्टेशन हम करते हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं पेड़ वगैरह लगाने के, उसके बाद जो पॉल्यूशन है उसको घटाने के, अब हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम इस इकोसिस्टम के सस्टेनेंस को बनाने के लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं। बट अगर आप देखो कि अगर ह्यूमंस ये सारी एक्टिविटी ना करें और नॉर्मल जैसे बाकी जानवर रह रहे हैं वैसे ही रहें, तो हमारा भी रोल वैसा ही रहेगा जैसे दूसरे जानवरों का है। हम भी फूड चेन का पार्ट होंगे प्रॉपर तरीके से, कि जो ह्यूमंस हैं वो किसी एनिमल को मारेंगे, खाएंगे, ह्यूमंस जो है वो पेड़ पौधों को, फ्रूट्स वगैरह को खाएंगे, फिर ह्यूमंस को कोई बड़े जानवर खाएंगे, तो एक एक साइकिल जो है वो बनी रहेगी। हम एनर्जी स्टोर करेंगे, एनर्जी को पास ऑन करेंगे, डिकम्पोजिशन वगैरह होगा तो उससे जो एनवायरमेंट है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंचेंगे, दूसरे एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हालांकि अभी ह्यूमंस की मेजरली जो भी एक्टिविटीज है वो बहुत कम ऐसी हैं जो कि एनवायरमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हों। Species capture and store energy, produce and decompose organic materials, help to cycle water and nutrients throughout the ecosystem, fix atmospheric gases and help regulate the climate. Species जो होती है वो क्या करती है, मतलब अलग अलग जो जानवर हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और किसी भी तरीके के जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं? अगर वो अभी इकोसिस्टम है तो उनका कुछ ना कुछ रोल होगा, तो वो रोल क्या क्या हो सकता है? कैप्चर एंड एनर्जी स्टोरेज, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। पहले तो कैप्चर करेंगे, जैसे प्लांट्स वगैरह वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एनर्जी बनाते हैं और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग जो प्लांट्स एनिमल्स जो है वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जब वो चीजें खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, या जैसे फ्रूट्स वगैरह अगर वो सड़ जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द सिस्टम, जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, पानी को साइकिल करने में मदद करते हैं। जैसे आप पेड़ों का एग्जाम्पल ले लो, पेड़ क्या करते हैं, जमीन से पानी को लेते हैं, फिर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी इवोपोरेट हो जाता है, फिर बादल वगैरह बनते हैं और बारिश आती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो ये स्पीशीज है अलग अलग, वो वाटर को सर्कुलेट करने में, साइकिल उसकी जो चलती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को भी एक तरीके से सर्कुलेट करते हैं। जैसे अलग अलग साइकिल्स होती हैं, वाटर साइकिल के साथ साथ ऑक्सीजन साइकिल भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल भी होगी, सल्फर की साइकिल भी है, नाइट्रोजन, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिज्म से जो सॉइल है उसमें, सॉइल से वाटर में, मतलब इस तरीके से घूमते रहते हैं, वो सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है स्पीशीज मदद करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को फिक्स करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे अगर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह वाले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके रूट्स में कुछ ऐसे नोड्यूल्स रहते हैं जहाँ पे इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो एयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और उसको सॉइल में मिलाते हैं, और उस सॉइल से फिर प्लांट नाइट्रोजन ले सकता है। तो इस तरीके से जो स्पीशीज हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को भी फिक्स करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे एक बैलेंस बनता है इन सारी प्रोसेस से। These functions are important for ecosystem function and human survival. अब ये सारे जो functions है वो बहुत important है ताकि जो ecosystem है वो function कर सके और humans जो है वो भी survive कर सके। The more diverse an ecosystem, better are the chances for the species to survive through the adversities and attacks. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर एक जो स्पीशीज है वो सारे रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं है।
हर एक स्पीशीज का अपना एक पर्टिकुलर रोल है। सारे स्पीशीज हर तरीके के फंक्शन को नहीं प्ले कर सकते। इसका मतलब जितने ज्यादा अलग अलग स्पीशीज होंगे उतने ज्यादा रोल प्ले हो पाएंगे, उतने ज्यादा काम इकोसिस्टम में हो पाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि जितने ज्यादा तरीके के स्पीशीज पाए जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि उस इकोसिस्टम में जो स्पीशीज हैं वो किसी प्रॉब्लम, किसी अटैक्स को सहन कर सकें और उसको सरवाइव कर जाएं। कि जैसे मान लो एग्जाम्पल आप हीट का ही लेके चलो, अगर हीट बहुत ज्यादा हो गई है तो अगर बहुत सारे स्पीशीज होंगे तो उनमें से मान लो कुछ ऐसे स्पीशीज होंगे जो हीट को ना सहन कर पाए, पर कुछ तो ऐसे स्पीशीज होंगे जो हाई हीट को भी सहन कर जाएंगे, तो उससे वो इकोसिस्टम बना रहेगा, इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसीलिए जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा जो फंक्शन है वो स्पीशीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो डाइवर्सिटी है वो कम होगी, अगर कोई स्पीशीज खत्म होगा, उसका एक्सटिंक्शन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसकी जो एबिलिटी है अपने आप को मेंटेन करने की वो भी कम हो जाएगी। इकोसिस्टम मेंटेन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं। वो फंक्शन कौन कर रहा है? अलग अलग स्पीशीज कर रही है। अब अगर स्पीशीज कम होने लगेंगी तो फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे और इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। Just like a species with a high genetic diversity, high biodiversity may have a greater chance of adapting to environmental change. तो जब हमने अलग अलग टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरीके से सस्टेनेंस में हेल्प करती है। तो जिस तरीके से किसी एक स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी ये इंश्योर करती है कि वो स्पीशीज कंटिन्यूसली इवॉल्व हो पाए और एडवर्सिटीज को अडेप्ट कर पाए, इसी तरीके से एक इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को एडवर्सिटीज से अडेप्ट कर ले और एनवायरमेंटल चेंज से वो अपने आप को ढाल ले। In other words, the more the variety of species in an ecosystem, the more stable the ecosystem likely to be. इसका मतलब ये हो गया कि जितने ज्यादा स्पीशीज होंगे, जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में होंगे, उतना ज्यादा स्टेबल वो इकोसिस्टम होगा, उतना बेहतर तरीके से वो सस्टेन कर पाएगा। तो सेकेंड जो रोल है, नेक्स्ट इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कि बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिकली किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली ह्यूमंस के लिए बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, जैसे आप खाना खाते हो, आप सिर्फ एक चीज तो खाते नहीं हो पूरे दिन में। अगर आप वेजिटेरियन भी हो या कुछ भी हो, नॉन वेजिटेरियन भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज खाते हो, आप अलग अलग चीजें खाते हो। अगर आप ग्रेन भी खा रहे हो तो आप गेहूं भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो। अगर आप सीरियल्स खा रहे हो, मतलब दाल वगैरह खा रहे हो, तो आप 10 तरीके की दालों को कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक दाल आपको एक कुछ ही तरीके के न्यूट्रिशंस दे पाएगी, बाकी न्यूट्रिशंस के लिए आपको दूसरे तरीके की चीजें खानी पड़ेंगी। तो आप अपने फूड, अपनी प्लेट को ही एग्जाम्पल लेके चल सकते हो कि अगर इस प्लेट पे सिर्फ एक ही तरीके का खाना होगा तो मुझे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे अलग अलग तरीके की चीजें चाहिए, मुझे अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं, जैसे ग्रेन है, सीरियल्स है, ये सारी चीजें चाहिए ताकि मेरी नीड पूरी हो सके। तो हमारी लाइफ में इस तरीके से जो ये डाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी। और एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का वो है क्रॉप डाइवर्सिटी। इसका मतलब अलग अलग तरीके की क्रॉप्स जो हैं वो होती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी। और ये जो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं, जैसे अगर अनाज में ही देख लो तो अनाज में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के अनाज देखने मिलेंगे, गेहूं है, चावल, बाजरा, मक्का। तो ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हैं, तो इसको एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज अ रिजर्वॉयर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो बायोडाइवर्सिटी को एक रिजर्वॉयर ऑफ रिसोर्स की तरह देखा जाता है कि यहाँ पे अलग अलग जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इस बायोडाइवर्सिटी में स्टोर होके रखे हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे और अपने जरूरत के हिसाब से जो भी हमें चीज बनानी है, चाहे फूड मैन्युफैक्चर करना है या फार्मास्यूटिकल या जो दवाइयां वगैरह होती हैं वो मैन्युफैक्चर करनी है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कुछ भी अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है तो हम क्या करते हैं? हम इस बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी को आप यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे खाने का हमने एग्जांपल लिया, ऐसे ही कि अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, जैसे आपको टेबल प्रोड्यूस करनी है, तो क्या टेबल में सारी की सारी चीजें आपको लकड़ी की देखने मिलेंगी? नहीं, कुछ उसमें कील वगैरह ऐसी होंगी जो कि लोहे की होंगी, राइट। तो अगर आप एक भी चीज बना रहे हो तो आपको उस एक चीज को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रिसोर्स चाहिए होते हैं,
और वो रिसोर्स कहाँ से आएंगे? जब बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल होगी तभी तो अलग अलग रिसोर्स आपको मिल पाएंगे, अलग अलग चीजें मिल पाएंगी। एक प्लांट आपको सब कुछ नहीं दे सकता है, एक जो स्पीशीज है उससे आपकी सारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। तो अलग अलग जो स्पीशीज है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें चाहिए ताकि हम अपनी जरूरतें हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से पूरी कर सकें। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटीरियोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यही जो रीजन है कि हम अपनी जरूरतों के लिए अलग अलग बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये जो अलग अलग तरीके के स्पीशीज है उनका इस्तेमाल कर रही हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है कि आज बायोडाइवर्सिटी डिटीरियोरेट कर रही है, मतलब वो खत्म हो रही है। हम इतना ज्यादा कुछ चीजों को यूज कर ले रहे हैं कि वो स्पीशीज खतरे में आ जा रहा है। जैसे आप देखोगे कि हाथी वगैरह है, हाथियों के दांतों को यूज किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए, मेडिसिन वगैरह के लिए, या आइवरी के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ सजावटी चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए। तो अगर हम हाथियों को मारते जाएंगे उनके दांतों के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हाथी धरती से ही खत्म हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि हम अपनी जरूरतों के लिए इन रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अब ये बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे एक्सेसिव यूज की वजह से। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स डीलिंग विद रूल्स ऑफ डिवीजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जब हम इतना ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो इसके साथ एक नया कॉन्फ्लिक्ट भी आता है कि ये जो धरती है वो सिर्फ इंसानों की तो है नहीं, बाकी जानवरों की भी है। अब अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज करते जाएंगे तो होगा क्या, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि जैसे हमने मैक्सिमम इंसानों ने क्या किया हुआ है, पूरी धरती पे कब्जा जमाया हुआ है। हमने जंगलों को काट के उसको अर्बनाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, वहां पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब जो जानवर हैं उनके लिए जगह नहीं है, अब जानवर जंगलों से निकल निकल के फिर सिटीज में घूमते हुए दिखते हैं। इस तरीके की चीजें भी देखने मिलती हैं, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसानों ने जानवरों की जमीनों को ले लिया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को अपने लिए यूज करते जा रहे हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट बायोडाइवर्सिटी सप्लाइज टू ह्यूमन काइंड आर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो कि बायोडाइवर्सिटी हमें सप्लाई करती है, मतलब ये जो डाइवर्सिटी है उसका हम फायदा उठाते हैं। सो फूड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज एटसेट्रा। तो आप ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। फूड में जैसे एग्जांपल दिया कि आप कोई एक तरीके का खाना तो खाते नहीं हो, आप अलग अलग तरीके के फूड क्रॉप्स को यूज करते हो, आप अलग अलग तरीके का खाना खाते हो। लाइव स्टॉक, अब जैसे जानवर जब रखते हैं कुछ लोग, जैसे मिल्क वगैरह के लिए अगर जानवरों का पालन कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जानवर को पाला जा रहा है। एक उसमें गाय को भी पालते हैं, भैंसों को भी पालते हैं, कुछ लोग भेड़ को पालते हैं, कुछ लोग बकरियों को पालते हैं, कुछ लोग ऊंट को पाल रहे हैं। आप और जैसे ठंडे इलाकों में देखोगे तो यहाँ वहां पे याक वगैरह को पाला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो है वो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। फॉरेस्ट, हर जगह फॉरेस्ट एक तरीके के नहीं होते, फॉरेस्ट में पेड़ एक तरीके के नहीं होते, अलग अलग पेड़ हैं उनको फिर हम यूज करते हैं। फिशेज, मेडिसिनल रिसोर्सेज, तो इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है। देन थर्ड जो रोल है वो है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज each species can give us some clue as to how life evolved and will continue to evolve. जब हम स्टडी करते हैं, जब साइंटिफिकली हम चीज़ों को स्टडी करने की और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो धरती पे लाइफ कैसे शुरू हुई, तो हर एक जो स्पीशीज है वो हमें कुछ ना कुछ आइडिया दे सकता है कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई होगी और किस तरीके से अभी भी इवॉल्व हो रही है और आगे भी इवॉल्व करती रहेगी। जैसे हम आइडिया लगाते हैं कि इस तरीके के जानवर जो है वो पहले हुआ करते थे और धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ और आज इस तरीके के एनिमल्स या स्पीशीज हमें दिख रहे हैं। तो हम इस पैटर्न को, इस ट्रेंड को समझ के ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन से जानवर जो है वो रहेंगे, नहीं रहेंगे, किस तरीके के फीचर्स उनमें देखने मिलेंगे। तो ये जो इवोल्यूशन है उसे समझने में हेल्प मिलती है। हर एक स्पीशीज कुछ ना कुछ क्ल्यू हमें देता है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शंस एंड द रोल ऑफ ईच स्पीशीज इन sustaining ecosystem of which we are also a species। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें ये समझने में मदद करती है कि किस तरीके से लाइफ फंक्शन करती है, रोल क्या है। हर एक जो स्पीशीज आया उसका कुछ ना कुछ रोल है, तो वो किस तरीके से वो अपना रोल निभा रहा है। हर एक स्पीशीज किस तरीके से
इकोसिस्टम को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, वो इकोसिस्टम जिसका हम भी तो पार्ट हैं। हम भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है, हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, बट स्टिल हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम भी जो कुछ गैसेस हैं उनमें रोल प्ले करते हैं। जैसे बताया कि ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब ह्यूमंस वगैरह जब है उनकी डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडीज भी डिकम्पोज हो जाती हैं, वो भी न्यूट्रिशन जो है वो धरती में मिल जाता है। तो इस तरीके से हम भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं। तो हमें ये समझने में मदद होती है कि जिस इकोसिस्टम का हम पार्ट हैं उसमें दूसरे स्पीशीज किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं, किन स्पीशीज को हमें थोड़ा सा संभल के यूज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे स्पीशीज को बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर इकोसिस्टम में क्या होगा, वो स्पीशीज खत्म होता चला जाएगा। तो अगर हम पहले ही समझ लें कि स्पीशीज का क्या रोल है तो हम उस तरीके से फिर उसे यूज करेंगे। द फैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एवरी वन ऑफ अस सो दैट वी लिव एंड लेट अदर स्पीशीज ऑल्सो लिव देयर लाइफ। तो अगर हम ये पूरा जो रोल है उसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो हम क्या करेंगे, हम खुद भी अच्छे से जी पाएंगे और दूसरे स्पीशीज को भी चैन से जीने देंगे। It is our ethical responsibility to consider that each and every species along with us have an intrinsic right to exist. ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझने की, ये मानने की कि हर एक स्पीशीज जो है उसका उतना ही अधिकार है यहाँ पे एग्जिस्ट करने का, रहने का, जितना कि हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है या जो पूरी अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की है। इस पे जितना हक हमारा है उतना ही दूसरे जानवरों का भी है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी है। Hence, it is morally wrong to voluntarily cause the extinction of any species. और इसीलिए ये बिल्कुल गलत होगा कि इंसान अपने किसी पर्टिकुलर फायदे के चलते, अपने इच्छाओं के चलते किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को खत्म कर दें, एक्सटिंक्ट कर दें। कोई चीज नेचुरली एक्सटिंक्ट हो रही है वो अलग चीज है, क्योंकि जैसे नेचुरल सिलेक्शन चलता है, इवोल्यूशन काम करता है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। बट अगर उस नेचुरल प्रोसेस में हम इंटरवीन करेंगे, ह्यूमंस उसमें छेड़खानी करेंगे, किसी जानवर को जरूरत से ज्यादा उसको यूज करेंगे, किसी प्लांट को जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे कि उसका एक्सटिंक्शन ही हो जाए, तो वो एक तरीके से खतरा है। The level of biodiversity is good indicator of the state of our relationships with other living species. बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है, इसका मतलब कहीं पे कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है हमें ये दिखाने के लिए कि हमारी दूसरे लिविंग स्पीशीज के साथ कितनी अच्छी बनती है, कितना अच्छा रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ। अगर किसी एरिया में अच्छे खासी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, इसका मतलब हम उनके साथ सही से रह रहे हैं, हम उनको परेशान नहीं कर रहे या उनके साथ हम कोई छिड़खानी नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक इंटीग्रल पार्ट है बहुत सारे ह्यूमन कल्चर्स का। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, जब हम इंडियंस अपने कल्चर की बात करते हैं तो हर एक कल्चर में अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स, उनको वैल्यूएबल माना जाता है, होली माना जाता है, तो वो हमारे कल्चर का पार्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन से अलग है, ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है और ह्यूमंस की कल्चर का पार्ट बायोडाइवर्सिटी है। तो एक तरीके से ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic loss of biodiversity of class 11 geography, chapter number 4. तो देखो, अभी हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग रोल प्ले करती है, तो उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ह्यूमंस जो है वो बहुत ज़्यादा रेकलेसली इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इन रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली यूज़ करे जाएंगे तो होगा क्या कि कोई ना कोई रिसोर्सेज एक्सेसिव यूज़ की वजह से, कोई ना कोई स्पीशीज एक्सेसिव यूज़ की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और जो कि अच्छा नहीं है। जब इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन में वो स्पीशीज जो कि सही तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट या कंडीशंस के चेंज होने के साथ साथ वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं और उन स्पीशीज का रोल कोई दूसरा स्पीशीज ले लेता है, क्योंकि हर एक स्पीशीज कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। तो अगर जब इवोल्यूशन होता है, एक स्पीशीज अगर एलिमिनेट हो रहा है तो कोई दूसरा स्पीशीज आएगा या ज्यादा बेटर जो स्पीशीज है वो आएगा, वो बेहतर तरीके से रोल प्ले करेगा। बट जब हम इस इवोल्यूशन में अपनी टांग अड़ाते हैं, जब हम इसमें इंटरवीन करते हैं, हम
बहुत सारे स्पीशीज को बस कंज्यूम करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो उससे होगा क्या कि हम इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में छेड़खानी कर रहे हैं। हम उन स्पीशीज को भी खत्म कर दे रहे हैं जो कि अभी इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर अब कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, इवोल्यूशन होता है तो अपने आप रोल चेंज होता जाता है। बट हो क्या रहा है कि जब हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं और रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, स्पीशीज खत्म हो रहे हैं, तो इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला स्पीशीज भी खत्म हो जाएगा और इकोसिस्टम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिंस द लास्ट फ्यू डेकेड्स ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, वो चीजों को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। इट हैज एक्सेलरेटेड द लॉस ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की है, बल्कि पूरे दुनिया भर में क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीशीज जो है वो खत्म हो रहे हैं, उनके हैबिटेशन का लॉस हो रहा है। Tropical regions which occupy only about 1/4 of the total area of the world contain about 3/4 of the world's human population. Tropical area जो कि अर्थ का सिर्फ और सिर्फ 1/4 है, मतलब पूरे दुनिया का सिर्फ 1/4 हिस्सा है ट्रॉपिकल एरिया, वहां पे दुनिया भर की 3/4 पॉपुलेशन रहती है। इसका मतलब जैसे आप देखोगे, अगर हम इस तरीके से देखें कि जो अर्थ पे जमीन है उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 टुकड़े कर दिए। इसको चलो मैं नाम दे देती हूँ ऐसे, A B C D। तो जब किसी चीज का हम किसी चीज को हम 4 टुकड़ों में बांट देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो टुकड़ा है वो 1/4 है, 4 में से एक। ये इतनी तो बेसिक मैथ आपको समझ आती होगी, इट्स 1/4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 1/4 है, इसको पॉपुलेशन को भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं कि दुनिया भर में जितनी पॉपुलेशन है उसके भी हमने 4 भाग कर दिए, P1 P2 P3 P4। मतलब क्या हुआ है कि जितनी भी दुनिया भर में पॉपुलेशन है उसको मैंने 4 ग्रुप्स में बांट दिया, इक्वल इक्वल मात्रा में 4 ग्रुप्स में बांट दिया। अब है क्या कि ये वर्ल्ड की लैंड है, इसको ए वाला ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, और ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, P4 पॉपुलेशन। यहां पे क्या होगा कि दुनिया का 3 जो हिस्सा है, मतलब 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4 हिस्से थे पॉपुलेशन के, P1 P2 P3, इन 4 में से 3 जो हिस्से हैं पॉपुलेशन के वो सिर्फ इस एक जगह पे रहते हैं। तो आप देखो कि बाकी सिर्फ ये जो एक ग्रुप है वो इन 3 इलाकों में बटा हुआ है। 3/4 पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में रह रही है, जो कि दुनिया का 1/4 है, जो कि वर्ल्ड का 1/4 लैंड है। Over exploitation of resources and deforestation have become rampant to fulfill the needs of large population. अब हो क्या रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से। As these tropical rainforests contain 50% of the species on the earth, destruction of natural habitats have proved disastrous for the entire biosphere. अब देखो जिस तरीके से जो ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी हैं कि आपको बारिश भी मिल जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल है, या यहाँ पे सनलाइट भी है। जब आप ट्रॉपिकल एरियाज के या थोड़े ऊंचे वाले एरियाज की बात करते हो तो वहां पे बर्फ ही बर्फ है, वहां पे इतना ज्यादा सूटेबल एरिया नहीं है, आप इतना समझ सकते हो। तो जब इंसानों के रहने के लिए ट्रॉपिकल एरिया ज्यादा सूटेबल है, तो पेड़ पौधों के लिए या दूसरे जानवरों के लिए भी तो वही एरिया अच्छा होगा ना। तो ज्यादातर आप देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में है वो, तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे वर्ल्ड की 50% स्पीशीज पाई जाती है। मतलब ये जो ट्रॉपिकल एरिया है अर्थ पे, इसमें अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज है ना, उनका आधा, उनका 50% स्पीशीज सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। अब जब इन ट्रॉपिकल रेन इन फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, इन सब की वजह से क्या होगा
पूरा जो बायोस्फीयर है वो डिजास्ट्रस हो जाएगा, मतलब कि वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो डिस्ट्रक्शन है नेचुरल हैबिटेट का, डिस्ट्रक्शन है, ये डिजास्ट्रस है बायोस्फीयर के लिए, खतरनाक एक तरीके से। Natural calamities such as earthquakes, floods, volcanic eruptions, forest fires, droughts, etc. cause damage to the flora and fauna of the earth, bringing change in the biodiversity of respective affected regions. जब नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे भूकंप आ गया, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, या जंगलों में आग लग गई, कोई ड्रॉट वगैरह आ गया, ये सारे वो चीजें हैं जो कि फ्लोरा एंड फॉना को डैमेज करती हैं। ठीक है, जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह या जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको खतरा होगा। सिमिलरली जो दूसरी नेचुरल कैलामिटीज है उन सबकी वजह से फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, फौना मतलब कि जो एनिमल्स हैं उन सबको असर पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ में जहां जहां पे इस तरीके की कैलामिटीज आई हैं उन जगहों पे रहने वाले पेड़ पौधों में, उन जगह की बायोडाइवर्सिटी में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट फायर अगर कहीं पे लगी तो वहां पे मान लो बहुत सारे जानवर जो हैं जल गए, तो जिस तरीके की बायोडाइवर्सिटी वहां पहले थी अब वो शायद नहीं हो पाएगी। So pesticides and other pollutants such as hydrocarbons and toxic heavy metals destroy the weak and sensitive species. अब जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज वगैरह हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो चलो ठीक है, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट वो चीजें जो इंसान कर रहा है उसको रोका जा सकता है, और इंसान की एक्टिविटीज की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे ये पेस्टिसाइड्स या दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स को यूज किया जाता है, हाइड्रोकार्बन हो गए, टॉक्सिक हैवी मेटल्स हो गए, इनको यूज किया जाता है, तो इसकी वजह से जो बहुत ही वीक और सेंसिटिव स्पीशीज होते हैं, मतलब जो एकदम नाजुक स्पीशीज होते हैं कि कुछ भी चेंज हुआ वो उनके ऊपर खतरा आ जाता है, तो इस तरीके के सेंसिटिव स्पीशीज खत्म हो रहे हैं। Species which are not the natural inhabitants of the local habitat but are introduced in the system are called exotic species. वो species जो कि कहीं के natural inhabitants नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके के स्पीशीज को कहीं दूसरे हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया जा सके तो उनको क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये एक एरिया है और इस एरिया में कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स रहते हैं या स्पीशीज रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स नहीं स्पीशीज रहते हैं। स्पीशीज में प्लांट्स, एनिमल्स, सब चीज आ जाएगी। ठीक है, हर तरीके के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, फंगी हो। ठीक है, तो ए बी सी डी ये 4 तरीके के स्पीशीज यहाँ हैं। अब ये कोई दूसरा एरिया है, ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को एक्स नाम दे देते हैं और सेकेंड वाले को यहाँ पे वाई नाम दे देते हैं। तो ये जो एरिया है ये वाई है। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई एरिया में कौन कौन से रहते हैं, यहाँ पी क्यू आर होगा। अगर इधर इस एरिया का रहते का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है, एरिया वाई, इनका नेचुरल हैबिटेट है। स्पीशीज पी क्यू आर एस टी जो है इनका नेचुरल हैबिटेट है एरिया वाई, और ए बी सी डी का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है एरिया एक्स। मैं एस को उठा के इधर से इधर ले जाऊं, अब यहां मैंने एस ऐड कर दिया, तो एरिया एक्स इज नॉट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज एस। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज एस जो है वो एक्सोटिक स्पीशीज है। आपने भी ऐसे सुना होगा, एक्सोटिक फ्रूट्स खाएंगे, एक्सोटिक वेजिटेबल्स खाएंगे, मतलब होता है जो यहाँ का नहीं है, जो बाहर का है। राइट, एक्सोटिक मतलब जो इस पर्टिकुलर हैबिटेट से बिलोंग नहीं करता, ये इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। एस का नेचुरल हैबिटेट तो वाई है, बट हमने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने एस को उठा के एक्स एरिया में डाल दिया। आई होप कि आप एक्स और एस में कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा सेम नाम ले लिया, या आप टी ले लो, चलो कंफ्यूज हो रहे हो तो टी ले लो, कि हमने टी को उठा के इस एक्स में डाल दिया। अब जब हमने टी को उठा के एक्स एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, टी इज एन एक्सोटिक स्पीशीज फॉर एरिया एक्स। राइट, तो इस तरीके से एक्सोटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनको कि किसी और हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट नहीं होते। There are many examples when a natural biotic community of the ecosystem suffered extensive damage because of the introduction of exotic species. बहुत सारे ऐसे examples हैं जिसमें कि जो किसी जगह की natural biotic community जो है उसको बहुत ज़्यादा problem suffer करनी पड़ती हैं किसी exotic species की वजह से। यहाँ पे area X में जब हमने T या S को introduce किया, इसकी वजह से क्या हुआ
कि ए बी सी और जो डी हैं इनको बहुत ज्यादा इशू आए, क्योंकि देखो जब कोई स्पीशीज आएगा तो वो रिसोर्सेज को यूज करेगा, वो वहां पे न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, पानी को भी कंज्यूम करेगा। लेट्स से कोई प्लांट है, वो वहां के आसपास का जो जमीन का जो पानी है उसको भी यूज करेगा, न्यूट्रिशन है उसे भी यूज करेगा, ये सारी चीजों को यूज करेगा। अब मान लो कुछ इस तरीके का पेड़ आ गया, आपने इस एक्स एरिया में जो टी इंट्रोड्यूस किया वो कुछ इस तरीके का पेड़ था जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन और बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। अब सारा पानी तो ये टी ही कंज्यूम करते जा रहा है, ए बी सी डी के लिए तो कुछ पानी बच ही नहीं रहा। धरती का जितना भी पानी है मैक्सिमम अपने आसपास के एरिया का जो पानी है वो टी कंज्यूम कर जाता है, तो ए बी सी डी के लिए पानी बच ही नहीं रहा। ये बेचारे थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हैं बट वो भी यहाँ पे नहीं बच रहा क्योंकि टी है यहाँ पे, जो कि एक एक्सोटिक स्पीशीज है। इस तरीके से जो नेचुरल हैबिटेट में जो स्पीशीज रहते हैं उनको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है किसी एक्सोटिक स्पीशीज की वजह से। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स सम स्पीशीज लाइक tigers, elephants, dinosaurs, crocodiles, minks, and birds were hunted mercilessly by poachers for their horn, tusks, hides, etc. तो पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे टाइगर्स, एलिफेंट्स, डायनासोर्स, इन सबको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का मतलब एकदम बेरहम होकर, पोचर्स के द्वारा, जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा एकदम बेरहमी से इन जानवरों को मारा जा रहा है। उनके हॉर्न के लिए, उनके जो सींग होते हैं उनके लिए, टस्क मतलब जैसे जो हाथी के जो दांत होते हैं उनको टस्क कहते हैं, हाइड्स मतलब स्किन होती है, तो इन सभी चीजों के लिए और भी दूसरी चीजों के लिए इन जानवरों को मारा जाता है। It has resulted in the rendering of certain types of organisms as endangered category। और इसके लिए क्या हो गया है, इन सारे चीजों की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स है, इनफैक्ट एनिमल्स मतलब तो सिर्फ जानवर हो गया, ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें प्लांट भी है, उसमें दूसरे जो पेड़ पौधे हैं वो सब भी हैं, जानवरों के साथ साथ रेप्टाइल्स वगैरह सब हैं। तो कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ का नाम लिखा हुआ है, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डायनासोर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको की मारा जा रहा है किसी न किसी पर्पस के लिए। The International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, जिसे IUCN कहते हैं, has classified the threatened species of plants and animals into 3 categories for the purpose of their conservation। तो IUCN ने क्या किया है, जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है ताकि उनकी कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा सके। पहली कैटेगरी है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स दो स्पीशीज व्हिच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ये वो स्पीशीज हैं जो कि खतरे में है कि अगर इनको नहीं बचाया गया, अगर इनको सही से कंजर्व नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, धरती पे से लुप्त हो जाना। The IUCN publishes information about endangered species worldwide as the Red List of Threatened Species। अब IUCN कहाँ पे बताता है कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो endangered हैं। तो IUCN क्या करता है, वो एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसको हम रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। इसमें endangered स्पीशीज के नाम लिखे रहते हैं कि कौन कौन से स्पीशीज जो है वो endangered हैं। Then next जो कैटेगरी है वो है vulnerable species की। This includes a species which are likely to be in danger of extinction in near future if the factors threatening to their extinction continue. Survival of these species is not assured as their population has reduced greatly। इसका मतलब ये है कि वो स्पीशीज जो कि आने वाले टाइम में उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा सकता है अगर इनको सही से कंजर्व नहीं किया गया। मतलब अगेन कि अगर जो एक्टिविटीज या जो फैक्टर्स इन स्पीशीज को परेशान कर रहे हैं, इनका एक तरीके से डिडक्शन कर रहे हैं, अगर उन फैक्टर्स को रोका नहीं गया तो ये जो वल्नरेबल स्पीशीज है, ये जो स्पीशीज है, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे और इनके ऊपर भी एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो एंडेंजर्ड मतलब जिनके ऊपर आज ये खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं। वल्नरेबल वो हैं जिनके ऊपर आज एकदम डायरेक्टली तो खतरा नहीं है, बट अगर कंडीशन ऐसे ही चलती रही तो इनके ऊपर भी एक्सटिंक्शन का खतरा आ जाएगा। तो एक तरीके से आप यूं कह सकते हो, अगर वल्नरेबल स्पीशीज पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज बन जाएंगे, और एंडेंजर्ड स्पीशीज पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्मॉल है, दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज, और कुछ एक आध एरिया में ही वो पाए जाते हैं, और थिनली स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया। तो या तो वो
कुछ एक आध एरिया में पाए जाते हैं, या फिर वो बड़े एरिया में पाए जाते हैं बट नंबर बहुत कम है, एक आध ही पाए जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। बेसिकली रेयर स्पीशीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। वो कम पॉपुलेशन हो सकता है दुनिया के किसी एक ही कोने में रह रही हो। मान लो किसी जानवर के सिर्फ 10 कोई जानवर है, वो सिर्फ 10 बचे हैं, दुनिया भर में सिर्फ 10 उनकी एक तरीके से पॉपुलेशन है। अब हो सकता है ये 10 के 10 किसी एक एरिया में रह रहे हो, या फिर हो सकता है ये 10 के 10 किसी 10 अलग एरियाज में स्प्रेड हो, कोई एक यहाँ रह रहा हो, कोई एक यहाँ, कोई एक यहाँ। ठीक है, बेसिकली ये मतलब है इन दो लाइन का। दे आर कन्फाइंड टू अ लिमिटेड एरिया और थिनली स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया। या तो सारी की सारी वो जो छोटी सी कम पॉपुलेशन है वो किसी लिमिटेड एरिया में, या फिर वो कम पॉपुलेशन हो सकता है काफी बड़े एरिया में स्प्रेड कर जाए। पर मेन बात क्या है, पॉपुलेशन कम होगी तो उसको हम रेयर स्पीशीज कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होते हैं, किस तरीके से IUCN ने 3 कैटेगरीज जो है वो बनाई हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीशीज, सो दैट हम इन ऑर्गेनिज्म का जिनके ऊपर खतरा है, जो थ्रेटेंड है, उनको हम कंजर्व कर सकें। Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic conservation of biodiversity of class 11 geography chapter number 14. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। ह्यूमंस जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स पोचिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो खतरे में पड़ रहे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब इनको हमें जरूरत है कंजर्व करने की। सो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी हो ना हो, पर हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इन वन गिव राइज टू इम्बैलेंस इन द अदर्स। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है ना, वो एक दूसरे से इतने क्लोजली इंटरलिंक्ड है, इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि अगर एक में डिस्टरबेंस होगी, इसकी वजह से दूसरों में भी दिक्कत आएगी, दूसरी जगह पे इम्बैलेंस आ जाएगा। इफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम इंडेंजर्ड, they cause degradation in the environment which may threaten human beings own existence। अगर कहीं पे plants and animals जो हैं वो endangered होंगे, endangered हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्या था, endangered मतलब वो सारे animals जो कि खतरा है जिनके ऊपर extinct होने का। तो अगर कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड होने लगेंगे तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने लगेगा। क्योंकि हमने देखा था कि अगर इकोसिस्टम को अपने आप को सही से मेंटेन करना है तो वहां पे बहुत सारी स्पीशीज का होना जरूरी है। अगर किसी एक भी स्पीशीज वहां पे उसमें कमी आ रही है, वो खतरे में पड़ रहा है, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो क्या होगा, इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट अपने आप को सही से सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडेंजर्ड हो रहे हैं तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा। अब एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा तो हमारे ह्यूमंस की खुद की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ेगी। So there is an urgent need to educate people to adopt environment friendly practices and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें कि हमें environment friendly practices जो है वो अपनानी चाहिए। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो दूसरे लाइफ फॉर्म्स के साथ हार्मोनियस हो। इसका मतलब जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो हमें तो फायदा पहुंचाए, डेवलपमेंट तो करें, बट वो साथ साथ दूसरे जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। देयर इज एन इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द फैक्ट दैट सच कंजर्वेशन with sustainable use is possible only with the involvement and cooperation of local communities and individual। तो अब बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस या अब बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, अगर हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, उसे सस्टेनेबली यूज करना है, तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और इसी के लिए क्या चीज जरूरी है, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एट लोकल लेवल इज नेसेसरी। जो लोकल लेवल है उनके लेवल पे हमें इंस्टीट्यूशन को बनाना होगा। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स मतलब बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि इन सारी चीजों पे ध्यान दे सके। द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मेयरली द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज नॉर द हैबिटेट बट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कंजर्व करना है स्पीशीज को या हैबिटेट को, बल्कि ये है कि ये कंजर्वेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। आपने 1 साल के लिए किसी जानवर को नहीं मारा,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानवर सेफ हो गया। ये जो कंजर्वेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये हमें लगातार इस पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके स्पीशीज और ये जो हैबिटेट है वो कंजर्व रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 55 दूसरे नेशंस के साथ मिलकर उसने क्या किया है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे साइन किया है। तो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में एक जगह है, जून 1992 के टाइम में ये अर्थ समिट हुई थी। अब यहाँ पे इंडिया ने 155 नेशंस के साथ मिलके इस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को साइन किया था। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है उसने कुछ स्टेप्स को सजेस्ट किया है कंजर्वेशन के लिए। सो एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड। वो स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और अगर आपको किसी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से रोकना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लगेगी। Varieties of food crops, forage, plants, timber trees, livestock, animals and their wild relatives should be preserved. अलग अलग फूड क्रॉप्स हैं, फोरेज प्लांट्स हैं। फोरेज प्लांट मतलब एक तरीके से जो एनिमल जिन पे चारा चरते हैं, मतलब वो प्लांट्स वगैरह जिन्हें एनिमल्स चारे की तरह खाते हैं, अपने खाने की तरह खाते हैं, उन्हें फोरेज कहते हैं। टिम्बर ट्रीज जो लकड़ियों के लिए जिन ट्रीज को यूज किया जाता है। लाइफ स्टॉक मतलब जानवर जो आपके मवेशी होते हैं, गाय भैंस वगैरह, वो सब। एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, इन सब को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So each country should identify habitats of wild relatives and ensure their protection. हर एक कंट्री को क्या करना है, वाइल्ड रिलेटिव्स को, मतलब जो जंगली जानवर है एक तरीके से, उनके हैबिटेट को आइडेंटिफाई करना है कि ये जानवर कहाँ पे नेचुरली रहता है, इसका क्या नेचुरल हैबिटेट है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना है। हैबिटेट्स वेयर स्पीशीज फीड, ब्रीड, रेस्ट एंड नर्स देयर यंग शुड बी सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। वो हैबिटेट, वो जगह जहाँ पे जो स्पीशीज हैं वो खाते हैं, ब्रीड करते हैं, वो आराम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, उन सारी जगहों को क्या करना है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है और प्रोटेक्ट करना है, ताकि किसी भी जानवर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म ना हो। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू बी रेगुलेटेड। जो इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जानवरों को, पेड़ पौधों को खरीदा बेचा जाता है, ऐसे प्लांट्स एनिमल्स जो कि इंडेंजर्ड है, उस चीज को भी हमें रेगुलेट करना है। अगर कोई जानवर बहुत ज्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड है, इस तरीके के एनिमल या प्लांट की खरीद बेच पे रोक लगनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपगेट द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन नेचुरल बाउंड्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed the Wildlife Protection Act 1972, under which national parks and sanctuaries were established and biosphere reserves were declared. तो अब ये चीज इंश्योर करने के लिए इंडिया ने तो अर्थ समिट पे जो कंजर्वेशन, मतलब जो कन्वेंशन थी, उस पर साइन कर दिया था। तो सिर्फ साइन करने से तो काम नहीं चलता, यू हैव टू टेक स्टेप्स। आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और प्रोपगेट करने के लिए अलग स्पीशीज को, ताकि वो अपने नेचुरल बाउंड्रीज में रह सके, मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का पास किया, जिसके अंदर नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उनको स्टैब्लिश किया गया। डिटेल्स ऑफ दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर गिवन इन द बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। अब कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, क्या क्या है, वो आपकी इंडिया वाली बुक में है, दूसरी बुक में है। सो देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं, उनमें क्या है, बहुत ज्यादा स्पीशीज रहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में ही देखा था कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे वर्ल्ड की 50% डाइवर्सिटी रहती है, 50% स्पीशीज वहां रहते हैं। दे आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। तो उन जगहों को जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज रहते हैं उनको हम मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहते हैं। देर आर 12 सच कंट्रीज, इस तरीके की 12 कंट्रीज हैं, नेमली मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया भी है, इंडिया भी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है। इसका मतलब इंडिया भी उन कंट्रीज में से एक है जिनमें बहुत सारे तरह के प्लांट्स, एनिमल्स या स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। इंडिया में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लगभग उसको हाफ में काटता है। तो इंडिया का सिग्निफिकेंट ऐसा पोर्शन है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। सो वी आर ऑल्सो वेरी वेरी डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो भी दूसरी स्पीशीज हैं
काफ़ी अच्छी खासी मात्रा जो है वो इंडिया में पाई जाती है। तो आप ये 12 कंट्रीज़ को जो है थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। So in order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable, the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources has identified certain areas as biodiversity hotspot. तो अब इन जगहों पे भी क्या है कि वो जगहें जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक तरीके से डेंसिटी दिखती है स्पीशीज की, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, IUCN ने कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए हैं। हॉटस्पॉट्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। हॉटस्पॉट किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं, उनकी वेजिटेशन के बेसिस पे। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आप सोचोगे कि हॉटस्पॉट को वेजिटेशन के बेसिस पे क्यों डिफाइन किया जाता है, एनिमल्स के बेसिस पे क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट्स जो है वो बेस है, वो एक तरीके से हमें बेस प्रोवाइड कराते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। छोटे जानवर जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। तो ये जो एक तरीके से बेस है, जो शुरुआत है, कहाँ से शुरू होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ से शुरू होती है, प्लांट्स से। इसीलिए वेजिटेशन के बेसिस पे हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर किया है। मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द हॉटस्पॉट रिलाई ऑन स्पीशीज रिच इकोसिस्टम फॉर फूड, फायरवुड, क्रॉपलैंड एंड इनकम फ्रॉम टिम्बर। मतलब कि ज्यादातर जो इकोसिस्टम है, ज्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, वो ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है इन टर्म्स ऑफ फूड, फायरवुड, क्रॉपलैंड एंड इनकम फ्रॉम टिम्बर। मतलब कि इन जगहों पे लोग डिपेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिचनेस है। किस चीज की रिचनेस है? खाने की। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूड हैं। फायरवुड, लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं लोग यहाँ पे। क्रॉपलैंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनकम जो है उनको टिम्बर से मिलती है। टिम्बर मतलब जो लकड़ी वगैरह होती है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो हॉटस्पॉट है, ये ऐसी जगहें हैं जिन पे ह्यूमंस बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन मेडागास्कर फॉर एग्जाम्पल अबाउट 85% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मेडागास्कर में जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें से इवन एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें से 85% वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि दुनिया भर में कहीं और पाए ही नहीं जाते, वो सिर्फ मेडागास्कर में पाए जाते हैं। अदर हॉटस्पॉट इन वेल्दी कंट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स। और दूसरे जो हॉटस्पॉट हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जितने भी हॉटस्पॉट हैं, मेन बात ये है कि जितने भी हॉटस्पॉट हैं, क्योंकि ह्यूमंस तो हर जगह हैं, ह्यूमंस तो जहां पे भी कुछ रिसोर्स दिखता है वहां चले जाते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये जो हॉटस्पॉट है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ना आ जाए। द आइलैंड्स ऑफ हवाई have many unique plants and animals that are threatened by introduced species and land development. इसी तरीके से हवाई में भी बहुत सारे ऐसे यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस स्पीशीज, एक तरीके से एक्सोटिक जो स्पीशीज हैं वो वहां पे आ गए हैं। हवाईयन आइलैंड में कुछ ऐसे स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि नेचुरली हवाईयन आइलैंड में नहीं रहते हैं। तो उसकी वजह से हवाईयन आइलैंड्स के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ साथ जो लैंड डेवलपमेंट हो रही है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पे आप हॉटस्पॉट को देख सकते हो इस मैप में। सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट, सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट, फिर यहाँ में आप देखोगे तो वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कोलंबियन चोको, ट्रॉपिकल एंडीज, एटलांटिक फॉरेस्ट, ब्राजील के हैं ये। फिर आप देखोगे अफ्रीका में तो अपर गिनियन फॉरेस्ट, यहाँ पे ईस्टर्न आर्क माउंटेन तंजानिया में है, फिर ईस्टर्न मेडागास्कर, फिर यहाँ पे सिंहराजा फॉरेस्ट जो कि श्रीलंका में है। इंडिया में आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज हैं, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया है, नॉर्दर्न बोर्नियो है, फिलीपींस है, पेनिनसुला मलेशिया है, क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, मेलेनेशिया है यहाँ पे जो कि न्यू कैलेडोनिया का पार्ट है। तो आप इस तरीके से इसको एक बार देख सकते हो और आपको समझ आ जाएगा वो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं स्पीशीज के मामले में और उनको हॉटस्पॉट कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसमें मेनली किसकी बात है, आपको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या याद रखना है कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक कन्वेंशन हुई थी, एक समिट हुई थी, अर्थ समिट। इस अर्थ समिट में कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे साइन किया गया था इंडिया ने विद
155 अदर नेशंस। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो कि हमें हमारा फोकस लाती है इस कंजर्वेशन की तरफ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, ये 6 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इसको याद रख सकते हो, किस तरीके से इसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन सबको डिक्लेयर किया गया। फिर मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर किया गया है। तो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप याद रख सकते हो, एक तो है हिमालयन रीजन, इसके साथ साथ आपको वेस्टर्न घाट्स देखने मिलेंगे। अब वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ आपको थर्ड जो है वो है ईस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, आई शुड से नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसमें सिक्किम वगैरह ये वाला जो पूरा एरिया है वो, प्लस इसी के साथ अंडमान, ये एक हॉटस्पॉट है। फिर निकोबार है अलग से, फिर निकोबार जो है वो भी एक हॉटस्पॉट है। तो इस तरीके से ये 4 हॉटस्पॉट आपको इंडिया में देखने मिल जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको ऐसे मोटे मोटे तौर पे बता दिया, अगर आप बहुत स्पेसिफिकली इस चीज को देखोगे तो यहाँ मैप में आपको क्लियरली दिखेगा कि जो ग्रीन कलर से एरिया हाईलाइटेड है वो एरिया कौन सा है, हिमालय का। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया तो फर्स्ट है हिमालयन रीजन। अब इसमें देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा सिक्किम वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बता दिया था, यहाँ पे ईस्टर्न वाले में मैंने बोल दिया था ये है। अब वैसे तो ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है ये, बट यहाँ पे जब हम हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो जो ग्रीन ग्रीन वाला है इसमें आपको कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी दिखेंगे, इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, फिर यहाँ पे देखो ये वाला पूरा जो तराई बेल्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो ऑल दिस एरिया विल बी वन हॉटस्पॉट, दैट इज हिमालयन हॉटस्पॉट, ठीक है, जो हिमालयन रीजन है। सेकंड है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में देखो यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये नीचे वाली मेघालय, त्रिपुरा, ये सारी चीजें, प्लस यहाँ पे अंडमान भी है, ठीक है, यहाँ पे अंडमान भी है। तो ये इंडो बर्मन हॉटस्पॉट है। फिर आप देखोगे येलो कलर से सुंडालैंड, तो हमारा जो निकोबार है ये सुंडालैंड जो हॉटस्पॉट है उसके साथ है, तो अंडमान के साथ नहीं है। यही चीज मतलब मेनली मुझे बतानी थी कि जो निकोबार और अंडमान है ये दोनों एक साथ एक हॉटस्पॉट का पार्ट नहीं है। अंडमान जो है वो ऊपर इंडो बर्मन का के साथ है, और सुंडालैंड जो है वो इंक्लूड करती है निकोबार को। फिर यहाँ पे आपको ब्राउन कलर से दिखेगा या ऑरेंज कलर से, ये है वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, ये एक हॉटस्पॉट है। तो ये 4 हॉटस्पॉट हैं, हिमालयन, इंडो बर्मन, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट। ये चीज आपको क्लियर होगी आई होप। So with this we have come to the end of our chapter number 14 and even end of the book of class 11 geography. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update.